अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने एसिम्प्टोटिक नोटेशंस जो हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन की थी, और अगर आपको याद हो तो हमने जो बुनियादी हमारी 3 नोटेशंस हैं उसका जो है जिक्र किया था, जिसमें हमारे पास सबसे पहले थीटा नोटेशन हमने डिस्कस किया था, फिर हमने बिग ओ नोटेशन और फिर ओमेगा नोटेशन। और इसके बारे में हमने ये जिक्र भी किया था कि ये जो नोटेशंस हैं इनके अपने अपने पर्पसेस हैं। हर एल्गोरिदम जो है उसका एक ही नोटेशन में जवाब देना समटाइम्स, या इन तीनों नोटेशंस में जवाब देना समटाइम्स मुमकिन नहीं होता। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू स्टडी डिफरेंट नोटेशंस, और डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन और डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एल्गोरिदम वी नीड टू आंसर आइदर इन थीटा नोटेशन और बिग ओ नोटेशन और ओमेगा नोटेशन। ये तो एक बात थी। दूसरी जो बात हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट की थी लास्ट टाइम कि बिग ओ नोटेशन, थीटा नोटेशन, ओमेगा नोटेशन जो होती हैं, दिस जो है प्रूव्स एसिम्प्टोटिक टाइट बाउंड्स। ये बहुत कीमती लफ्ज है, टाइट बाउंड्स ऑफ एन एल्गोरिदम। यानी ये हमें टाइट बाउंड देता है किसी भी एल्गोरिदम का, यानी जो ग्रोथ रेट होती है उस एल्गोरिदम से निकलती है, उसको हम किसी एग्जिस्टिंग मैथमेटिकल फंक्शन से जब कंपेयर करते हैं तो वो वही उसी ग्रोथ का कोई फंक्शन होता है। और ये डिबेट हमने बड़ी डिटेल में की थी कि जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन होता है। अगर एल्गोरिदम में आके हम n कहते हैं कि साइज ऑफ द इनपुट, तो इट इज एफ ऑफ n इज इक्वल टू n अगर किसी एल्गोरिदम से निकला है, तो उसका टाइट बाउंड 3n 4n 5n तो हो सकता है। लेकिन अगर हम 5n स्क्वेयर कहेंगे टाइट अपर बाउंड फॉर एन n, तो ये फिर टाइट नहीं रहता, फिर ये लूज अपर बाउंड होगा सही ठीक, लेकिन ये है कि ये लूज होगा। तो बाद वो डिटेल में डिस्कशन हमने की थी। आज हम एक बात करते हैं इन एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के बारे में कि समटाइम्स अगर कोई कहे कि यार टाइट बाउंड्स पे तो एग्जैक्ट हम बात नहीं कर सकते, मे भी कभी हमें ज़रूरत पड़ जाए कि हम एसिम्प्टोटिक टाइट बाउंड तो किसी एल्गोरिदम का शायद मुश्किल से दें, लेकिन एसिम्प्टोटिक टाइट लूज अपर बाउंड या एसिम्प्टोटिक लूज लोअर बाउंड शायद हम दे सकें। तो उसके लिए फिर एल्गोरिदम्स वालों ने एक स्पेशल नोटेशंस 2 बनाई हैं, जिसको हम स्मॉल ओमेगा एंड स्मॉल ओ नोटेशन कहते हैं। उसके बारे में आज हम इंशाल्लाह डिस्कशन करते हैं। तो दिस इज स्मॉल ओ नोटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम, और स्मॉल ओ नोटेशन ये कहता है कि आप जो है दिस डिक्टेट्स बेसिकली लूज अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिदम। कहने का मकसद ये है कि एफ ऑफ एन जो है डेफिनेशन आप पढ़ लें कि स्मॉल ओ जी ऑफ एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन फॉर एनी पॉजिटिव कांस्टेंट सी इज ग्रेटर देन 0, जो कि वहाँ पे भी बिग ओ में भी था, एंड देयर इज सम पॉजिटिव कांस्टेंट एंड नॉट विच शुड बी ग्रेटर देन 0, ये भी वहीं से आया है। लेकिन यहाँ वो कहता है कि एफ ऑफ एन इज लेस देन सी जी ऑफ एन। लेस देन और इक्वल नहीं कहा उसने, यानी ये इक्वल नहीं हो सकता। क्या मतलब कि फॉर एग्जांपल वो कहता है कि अगर एफ ऑफ एन मेरा जो है ना 2n है, यानी ये एल्गोरिदम से आया है, तो इसको मैं अगर लूज अपर बाउंड इसके लिए n स्क्वेयर मैंने आपको बताया था हो सकता है, n के लिए n स्क्वेयर यानी पैराबोलिक ग्रोथ या क्वाड्रेटिक ग्रोथ तो जो है वो तो उसके लिए लीनियर लाइन के लिए या लीनियर इक्वेशन जो हमारी होती है उसके लिए वो हो सकती है। लिहाजा उसके लिए फिर लूज अपर बाउंड के लिए मुझे स्मॉल ओ नोटेशन यूज करना पड़ेगा। आई कैन नॉट से दैट 2n इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ n स्क्वेयर, ठीक है ना जी। तो स्मॉल ओ ऑफ n स्क्वेयर जो है हमें फिर कहना पड़ेगा, क्योंकि ये लूज अपर बाउंड है n स्क्वेयर फॉर 2n। सिमिलरली वो कहता है कि अगर 2n स्क्वेयर आ जाए किसी एल्गोरिदम से, तो दिस इज नॉट इक्वल टू स्मॉल ओ ऑफ n स्क्वेयर, बिकॉज यहाँ n स्क्वेयर और ये n स्क्वेयर ये ग्रोथ रेट सेम है। सो n स्क्वेयर के लिए ये वाला n स्क्वेयर टाइट बाउंड है, दिस इज टाइट बाउंड। तो जब टाइट बाउंड है तो फिर टाइट बाउंड के लिए तो हमें बिग ओ नोटेशन यूज करना चाहिए, यानी किसी एल्गोरिदम से एफ ऑफ एन से अगर 2n स्क्वेयर आएगा तो हम उसके लिए कहेंगे कि द रनिंग टाइम इज बिग ओ ऑफ n स्क्वेयर, ठीक है ना जी। और अगर हमें n स्क्वेयर किसी एल्गोरिदम से आता है और फिर लूज अपर बाउंड शो करना है, तो मे भी फिर मैं उसके लिए स्मॉल ओ ऑफ n4 लिख सकता हूँ, n क्यूब लिख सकता हूँ, बिकॉज n स्क्वेयर के लिए फिर ये n4 या n5 या n अबव
these are all loose upper bounds for this kind of an algorithm. तो बाद एक ये छोटी सी एक डिस्कशन की भी हमने करनी थी। ये बात स्मॉल ओ नोटेशन जो है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग लूज अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम। अच्छा, मैथमेटिकली स्पीकिंग इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो समझ आ जाएगी आपको। इंट्यूटिवली वी कैन से दैट जब भी आप ये रेशो कैलकुलेट करेंगे, यानी लेट्स से अगर एफ ऑफ एन आपका एल्गोरिथम से आया है एन और जी ऑफ एन अब आपका, जाहिर बात है अगर आपने स्मॉल ओ नोटेशन में बैठना है तो एन से तो कोई बड़ा ही फंक्शन आप जेन में लेंगे ना, स्मॉल ओ के केस में लूज अपर। तो एन के लिए एन क्यूब, एन स्क्वेयर, एन 5, ये सारे जो है ना क्या हैं, लूज अपर बाउंड्स हैं। तो अगर आप इसको इस लिमिट्स में पुट करेंगे तो ये हमेशा ज़ीरो आएगा। दैट विल गारंटी ज़ीरो ऑलवेज, बिकॉज आप देख सकते हैं कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। एफ ऑफ एन आपके पास एन एल्गोरिथम से आया है और लेट्स से जी ऑफ एन आपका जो है ना एन क्यूब आया है, तो वो यहाँ पे पुट करें एन क्यूब, तो ये कटा के आपके पास लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय एन स्क्वेयर आया। जब इन्फिनिटी आपने पुट किया तो दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस इज ऑलवेज गारंटीड दैट द रेशो ऑफ एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन, और उस पर जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है उससे 0 आएगा। और ये लिमिट अप्लाई करना मैंने आपको बताया भी था कि लिमिट्स हम अप्लाई करते हैं जो लास्ट लेक्चर में, कि सम टाइम जब हमें किसी चीज़ को डिसप्रूव करना हो तो उस वक्त भी हम जो है ना लिमिट्स का सहारा लेते हैं। अच्छा जी, इसके मुकाबले में फिर जो है लूज लोअर बाउंड भी होगा। तो लूज लोअर बाउंड जो है मैंने बताया जैसे कि वो इसका उलट है। एंड लूज लोअर बाउंड के केस में आपका जो है वो इट विल रिप्रेजेंट द, you can say, the function which is actually far less than f of n। यानी मिसाल के तौर पे वही बात है कि अगर आपका f of n किसी एल्गोरिथम से n स्क्वेयर आया है, तो अब अगर स्मॉल ओमेगा नोटेशन में आप बात करेंगे तो स्मॉल ओमेगा में आप इसको लिख सकते हैं कि n log of n। तो n स्क्वेयर के लिए n log of n इज काइंड ऑफ अ लूज लोअर बाउंड, ठीक है ना जी। बट एन स्क्वेयर के लिए एन स्क्वेयर अगर होगा तो वो उसके लिए टाइट अपर बाउंड भी होगा और टाइट लोअर बाउंड भी होगा, ठीक है ना जी। ये सारी बातें आपको थीटा की डेफिनेशन में मैंने डिटेल में वहाँ पे पिछले लेक्चर में समझा दी थी। तो अब वही बात है कि इसकी डेफिनेशन उसके उलट है, यानी ये जो ओमेगा की डेफिनेशन थी वो आपके पास क्या थी कि सी जी ऑफ एन इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एन, लेकिन यहाँ इक्वल टू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लूज लोअर जो है ये हमेशा लेस ही होगा एफ ऑफ एन से। एन लॉग ऑफ एन हमेशा लेस ही होगा एन स्क्वेयर से फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एन। इन अदर वर्ड्स, अगर मिसाल से समझना है, ठीक है ना जी। तो इसलिए इसको हम हमेशा ये कभी इक्वल नहीं हो सकते फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एन। और हमारे पास हमें पता है कि हमारे एल्गोरिथम्स के कोर्स में हमने बात की थी कि एन इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी एन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। हमने कहा था कि वाई एक्सिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द टाइम एंड एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग द लेंथ, यानी द इनपुट साइज। तो इनपुट जैसे ही ग्रो करेगा तो टाइम नेचुरली बढ़ेगा, कम तो नहीं हो सकता, यानी नेगेटिव तो नहीं जा सकता ना। तो यू विल ऑलवेज लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में आप जाएं तो यू विल ऑलवेज लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो वही सारी बातें जो हैं वो अगर ज़हन में आपके हों तो अब ज़ाहिर बात है अगर एक एल्गोरिथम से n स्क्वेयर बाय 2 आता है एफ ऑफ एन, यानी ये आता है किसी एल्गोरिथम से, तो ज़ाहिर है इसको मैं ओमेगा एन तो लिख सकता हूँ क्योंकि एन स्क्वेयर के लिए एन इज लूज लोअर, लेकिन ओमेगा एन स्क्वेयर नहीं लिख सकता। यानी एन स्क्वेयर बाय 2 के लिए मैं ओमेगा एन स्क्वेयर नहीं लिख सकता जो उसने आगे बताया हुआ है, ठीक है ना जी। दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। हाँ, इसको आप अगर इक्वल करना चाहते हैं इस चीज़ को तो ये इक्वल होगी ओमेगा एन स्क्वेयर के, फिर ठीक है, बिकॉज ओमेगा डिक्टेट्स द टाइट लोअर बाउंड। तो एन स्क्वेयर के लिए एन स्क्वेयर टाइट लोअर बाउंड है, लेकिन एन स्क्वेयर के लिए एन स्क्वेयर स्मॉल ओमेगा का मतलब है ये लूज लोअर बाउंड है, तो लूज नहीं है, लूज तो इससे कम होगा कुछ, ठीक है। तो इसकी अगर इनइक्वालिटी आप जाके सॉल्व करेंगे, इसका रेशो लेंगे तो दिस इज ऑलवेज बिकम्स इन्फिनिटी। ये बिल्कुल उसके उलट है पिछले के। तो एफ ऑफ एन डिवाइड बाई जी ऑफ एन आप करेंगे तो आपको जो है अनडिफाइंड जो है वो मिलेगा, ठीक है ना जी। अच्छा जी, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये तो हमें समझ आ गई है
तो वो कहता है कि सम रीडर्स में फाइंड इट स्ट्रेंज दैट वी शुड राइट फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n स्क्वेयर। यानी वो कहता है कि शायद कुछ रीडर्स कहें कि हम ये भी तो लिख सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना, ये बात कोई बुरी भी नहीं है। यानी वाइट बोर्ड पे मैं चला जाता हूँ ज़रा सा। अगर कोई कहता है कि f of n इज इक्वल टू आपका दिस इम्प्लाइज दैट इट इज़ ऑर्डर ऑफ n स्क्वेयर, तो ये है तो n के लिए लूज अपर। लेकिन आप मुझे बताएं कि मैथमेटिशियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या बिग ओ की डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनइक्वालिटी आप साबित कर लेंगे। यानी कहना वो ये चाह रहा है कि वो आप f of n इज लेस देन और इक्वल टू c g of n, यानी n इज लेस देन और इक्वल टू c n स्क्वेयर, ये आप मैथमेटिकली तो साबित कर लेंगे फॉर पॉजिटिव c एंड पॉजिटिव n नॉट, जो हमने निकालना सीखा था लास्ट लेक्चर में। ये मैथमेटिकली इनइक्वालिटी साबित हो जाएगी। तो मैथमेटिकली वो कहता है कि f of n अगर n है और बिग ऑफ n स्क्वेयर कोई लिखता है तो दैट इज प्रूव्ड या दैट कैन बी प्रूव्ड। मैथमेटिशियंस इज गोइंग टू बी सेटिस्फाइड। लेकिन कंसेप्चुअली हम कहते हैं कि नहीं, हम जब थ्योरेटिकल अपना कंप्यूटर साइंस का नॉलेज या कंसेप्चुअल नॉलेज जब कंप्यूटर साइंस का यूज करेंगे तो वी वुड से दैट यू शुड नॉट राइट इट लाइक दिस दैट f of n इज इक्वल टू बिग ऑफ n स्क्वेयर इस एग्जांपल में, बल्कि यू शुड राइट दैट f of n इज इक्वल टू स्मॉल ऑफ n स्क्वेयर, क्योंकि n स्क्वेयर इज अ लूज अपर बाउंड फॉर n। ठीक है, लेकिन ये इतना आपने रिजिडिटी का मुजाहरा यहाँ नहीं करना है, क्योंकि ये कंसेप्चुअली वो बात ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली या मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनइक्वालिटी प्रूव हो जाएगी। दैट्स वाई आपको वो कहता है कि लिटरेचर में यू विल फाइंड इट स्ट्रेंज सम टाइम दैट वो लिखेगा f of n इज इक्वल टू दिस और वो कहेगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वेयर। तो आप कहेंगे ये क्या कह रहा है, इसको तो यहाँ तो स्मॉल o ऑफ n स्क्वेयर लिखना चाहिए था। तो वो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, सही सोच रहे हैं, लेकिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंप्यूटर साइंटिस्ट या कंप्यूटर साइंस के आदमी के का जो नॉलेज है एल्गोरिथम्स का, क्योंकि देखें मैथमेटिशियन को एल्गोरिथम नहीं आते, वो सूडो कोड नहीं समझता, उसको प्रोग्रामिंग नहीं आती, वो प्रोग्रामिंग से f of n नहीं निकाल सकता। हाँ, f of n जब एकदम निकल आए अब उसके साथ जो भी आप करें वो मैथमेटिशियन समझ रहा है कि हाँ आप ये इस फंक्शन के साथ क्या कर रहे हैं, इसकी इनइक्वालिटी को किस दो फंक्शंस के साथ सैंडविच करके प्रूफ कर रहे हैं, पॉजिटिव कांस्टेंट निकाल रहे हैं एंड नॉट निकाल रहे हैं। अब वो ये सारी बातें समझ रहा है और एंड में आपसे एग्री करता है कि यस दिस f of n के लिए ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप सही निकाल रहे हैं, मैथमेटिकली इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ये बात जब आप करते हैं ना तो वो उसको थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ द एल्गोरिथम एक्चुअली। तो हमने दोनों साइड पे ख्याल करना है कि बिकॉज वी आर ऑल्सो स्टडीइंग कंप्यूटर साइंस एज वेल एज नाउ हम उस कंप्यूटर साइंस का थ्योरेटिकल नॉलेज को अब मैथमेटिक्स का जो हमारा नॉलेज है उसके साथ जोड़ रहे हैं इस कोर्स में। ठीक है ना जी, तो वो रब्त हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, लिहाजा दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज आपके एटलीस्ट माइंड में होने चाहिए, ताकि कोई आपको कभी इस कोर्स पढ़ने के बाद बात करे तो आप उससे क्लियर कह सकें कि हाँ जी कंसेप्चुअली यू आर राइट बट मैथमेटिकली दिस कैन ऑल्सो बी डन एज वेल। ठीक है जी, तो बहरहाल ये इतनी सी बात है, इसको आप थोड़ा सा ज़हन में बिठा लें तो इंशाल्लाह को आगे इशू कभी ये चीज़ आपको तंग नहीं करेगी ये बात। ठीक है जी, तो वो कहते हैं लिटरेचर बिग ओ नोटेशन इज समटाइम्स यूज इनफॉर्मली टू डिस्क्राइब एसिम्प्टोटिक टाइट बाउंड दैट वी नो। ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव डन यूजिंग थीटा नोटेशन। ठीक है, लेकिन अगर समटाइम्स कोई उसको स्मॉल ऑफ n स्क्वायर लिखता है तो कंसेप्चुअली भी ठीक है, मैथमेटिकली भी साबित हो जाएगा, लेकिन ये भी मैथमेटिकली साबित हो जाएगा। तो बाद वो कहता है कि हायर इन द कोर्स व्हेन वी राइट दिस, जब भी हम ये लिखेंगे कभी तो हम वी आर प्योरली या merely claiming that some constant multiple of g of n, positive constant g of g of n, c constant जो positive है और for positive value of n naught is an asymptotic upper bound on f of n with no claim about how tight the upper bound it is। यानी कितना tight है, कितना loose है, इस पे बहस नहीं करेंगे। बस अगर f of n मैथमेटिकली साबित हो सकता है बिग ऑफ g of n के, और g of n चाहे लूज है या एसिम्प्टोटिक टाइट अपर बाउंड डिक्टेट करा रहा है या एसिम्प्टोटिक लूज अपर बाउंड डिक्टेट करा रहा है तो हम लिखेंगे, कोई मसला नहीं, क्योंकि मैथमेटिकली वो साबित होगा। लेकिन आम हालात में जब भी हम एनालिसिस करेंगे तो आप याद रखना कि हम आम एनालिसिस करते वक्त ये एहतियात करेंगे कि जब भी बिग ओ लिखेंगे तो कोशिश करेंगे कि f of n का जो टाइट अपर बाउंड है वो इस g of n में हम रिफ्लेक्ट करें।
ठीक है जी, लूज अपर बाउंड नहीं। तो अब चूंकि आपको अब दोनों बातें पता लग गई हैं तो लिहाजा हम अपनी एहतियात पूरी करेंगे। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे ये बात कर रहा है। अच्छा, अब जो है ना अगली एक बात करते हैं हम कि रनिंग टाइम जब भी हम किसी एल्गोरिथम का निकालेंगे तो हमारे पास 3 किस्म के केसेस होंगे, एंड विच इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सबसे पहले वर्स्ट केस ऑफ एन एल्गोरिथम, फिर मैं पहले बेस्ट केस और एवरेज केस को मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। वर्स्ट केस तो ये है ना कि इट्स एन एब्सोल्यूट गारंटी, यानी कि एब्सोल्यूट गारंटी का मतलब है कि वर्स्ट केस, इन वर्स्ट केस ऑफ दिस एल्गोरिथम आप इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते कभी। यानी वो जो प्लॉट हमने ड्रॉ किया था ना, याद करें तो हमने कहा था कि अगर इसकी ग्रोथ लीनियर है तो आपका ये एल्गोरिथम एफ ऑफ एन इधर ही ट्रेवल करेगा, इससे इस लाइन को कभी क्रॉस नहीं कर सकेगा ऊपर। ठीक है ना जी, जब क्रॉस नहीं कर सकेगा तो दिस इज एन एब्सोल्यूट गारंटी, दिस स्ट्रेट लाइन, तो ये गारंटी हो गया, तो ये इसका वर्स्ट केस है। बेस्ट केस ये होता है कि हम कहते हैं कि क्या पता कोई खास इनपुट के लिए कम से कम टाइम ले लें। अच्छा, इसकी एक छोटी सी मिसाल अगर मैं दे दूं, जब लिंक लिस्ट वगैरह आपने डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ी थी, तो लिंक लिस्ट में अगर आपको याद हो हमने 2 तरह से उसको किया था। एक हमने कहा था कि इंसर्ट का फंक्शन, आप जब मैंने फर्स्ट टाइम आपको लिंक लिस्ट बनाना सिखाई थी तो मैंने कहा था ठीक है फिलहाल आप अपनी चीज़ को आसान रखें, आप लिंक लिस्ट के जो भी नोड ऐड करते हैं उसको हेड पे ऐड करें, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ नोड्स इन द लिंक लिस्ट, यानी n की वैल्यू कुछ भी हो जाए आप बस हेड पे ऐड किया करें। तो उसका तो 3 लाइनों का फिक्स कोड है, वो क्या है, टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है, टेम्प नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड, हेड इज इक्वल टू टेम्प, और उसकी इन्फो ले लें हेड में आप। ये 3-4 लाइनों का कोड है, ये फिक्स है। इसका मतलब है कि जब फिक्स चीज हमेशा होगा तो फिर उस सूरत में आपका वो जनाब बेस्ट केस है, यानी बेस्ट केस मीन्स के इसमें तो आप पूरी लिंक लिस्ट पर से गुजर ही नहीं रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको कहता हूं कि नहीं, वो लिंक लिस्ट का दूसरा वर्जन इंप्लीमेंट करें। दूसरा वर्जन क्या है कि नहीं, की बेस्ड इंसर्शन होगी, यानी की सर्च करेंगे पहले, जो मैं दूंगा लिंक लिस्ट में ढूंढेंगे और मिलेगी, उसके बाद नोड ऐड करें। अब देखें इसमें वर्स्ट केस और बेस्ट केस में फर्क आएगा। वजह क्या है कि अगर की मैंने दी आपको और आप बदकिस्मती से वो पूरी लिंक लिस्ट पर से वाइल लूप में गुजरते हुए गए और एंड ऑफ द लिस्ट में भी वो ना मिला, या चले आखिरी नोड पे मिल गया और उसके बाद नोड ऐड करेंगे, तो कितने कंपैरिजंस आपको करने पड़े टू रीच दैट पॉइंट, n कंपैरिजंस। तो वहां पे रफली आपका एफ ऑफ एन क्या निकलेगा, फिर n फंक्शन जो कंपैरिजंस की बुनियाद पे। लेकिन बेस्ट केस में अगर मैं आऊंगा तो बेस्ट केस में आप खुशकिस्मती से जो मेरी की है उसको लिंक लिस्ट के पहले ही नोड से कंपेयर करेंगे और वही मैचिंग हो गई खुशकिस्मती से, तो उधर ही आपने नया नोड ऐड कर दिया। अब मुझे बताएं, आप पूरी लिस्ट पर से तो नहीं गुजरे। तो बेस्ट केस में आप कहेंगे कि नहीं सर, बेस्ट केस में तो थीटा 1 टाइम है, और वर्स्ट केस में ये जो आप बात कर रहे हैं उसमें तो ऑर्डर n टाइम लगेगा। जब इस तरह का सिचुएशन आ गया तो इसका मतलब है कि इसका तो थीटा में जवाब हम ऐसे नहीं दे सकते। तो आपका वर्स्ट केस डिफर कर सकता है, बेस्ट केस डिफर कर सकता है, और इवन इन सम एल्गोरिथम्स वी विल सी दैट एवरेज केस भी डिफर कर सकता है, यानी कि वो इन बिटवीन दीज टू फंक्शन हो। मसलन n और 1 के दरमियान अगर आप देखें तो आपका ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ n बन सकता है, जो गो के इस लिंक लिस्ट की मिसाल में नहीं है वो, ठीक है ना, उसको ऐसे नहीं आपने लेना कि इस मिसाल में भी ऐसी है। लेकिन एवरेज केस में आप कहते हैं कि वो इससे कम, वर्स्ट से कम और बेस्ट से ज्यादा लेगा, यानी इन बिटवीन दीज 2 टाइम्स लेगा, तो इसको एवरेज केस हम कहेंगे। लेकिन एवरेज केस की एक दूसरी डेफिनेशन अभी आप स्लाइड पे भी पढ़ लें कि वो क्या होगी, कि वो कहता ये है कि प्रोवाइड्स द एक्सपेक्टेड रनिंग, एक्सपेक्टेड का लफ्ज है, मतलब ये कि रियल लाइफ इनपुट्स को ज़हन में रख के अगर हम जवाब दें तो जो टाइम लगता है दैट इज एक्सपेक्टेड, ठीक है। और बायस डेटा अगर हो, मसलन अगर सॉर्टिंग आपने करनी है और असेंडिंग में, और आप असेंडिंग में डेटा देते हैं या डिसेंडिंग में देते हैं, तो एल्गोरिथम बायस हो सकता है। यार आप जानबूझ के मेरा एल्गोरिथम को ज़्यादा टाइम देने के लिए चक्कर में आपने ऐसा इनपुट दिया है, तो दैट कैन, तो हम वो चीज़ें नहीं अपने जहन में पालेंगे या इसको जहन में रख के बात नहीं करेंगे। तो एवरेज केस इज एक्सपेक्टेड या इट्स वेरी यूजफुल बट ट्रीट विद केयर। व्हाट इज एवरेज, तो एवरेज की 2 ही मानी है कि या रैंडम या इक्वली लाइकली इनपुट्स जो रियल लाइफ से मिल सकते हैं, और या जिसको रियल लाइफ इनपुट्स स्ट्रेट अवे आप कह दें। रैंडम तो ये ना कि आपने खुद से इनपुट्स के कुछ सीक्वेंस बना लिए कि ये रैंडम इनपुट्स हैं, इस पे मैं चेक करता हूँ अपना एल्गोरिथम, तो वो मोस्ट प्रोबेबली एवरेज केस होगा रनिंग, और टाइम उससे निकलेगा। और एक ये कि आप खुद से रियल लाइफ में इनपुट लें, लोगों से कहें आप मुझे दें अपना इनपुट,
आप क्या देते हैं और इसको मैं टेस्ट करूंगा उस पर, फिर मैं इसका एनालिसिस करूंगा। तो इट्स बहुत ही तकरीबन दोनों बातें सेम बनती हैं। मतलब ये कि रियल लाइफ में अगर आपको कहने के लिए उनके पास कुछ नहीं है तो आप रैंडमली खुद से इनपुट जनरेट करें, जैसे हम वो आम जबान में आगे जाके कोर्सेज में आप पढ़ेंगे, कहते हैं हम डाटा सेट जनरेट खुद करें और उस डाटा सेट को खूब एफिशिएंट तरीके से जनरेट करके फिर इस एल्गोरिथम को दें वो, ठीक है। और रियल लाइफ इनपुट ये है कि नहीं बस हमने प्लग इन कर दिया, अब आप रियल लाइफ में इसको इनपुट्स दें, हमें 1-2 दिन में रिजल्ट्स बताएं कि क्या क्या आपने किस किस्म के इनपुट्स दिए हैं, हमारा एवरेज केस एल्गोरिथम का खुद ब खुद निकल आएगा। बहरहाल तो बहरहाल टू कट इट शॉर्ट के एवरेज केस जो होता है दैट इज यूजुअली इट लाइज बिटवीन द एन एब्सोल्यूट अपर जो गारंटी है उसके और जो बेस्ट केस में जो टाइम निकलता है उसके कहीं दरमियान में ही लाया करता है। और एन मुमकिन है जो कि होगा भी कि समटाइम्स एवरेज केस भी आपका वर्स्ट केस ही के बराबर होता है, या समटाइम्स एवरेज केस जो है ना वो बेस्ट केस के करीब होना शुरू हो जाता है, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो इस तरह के कुछ एल्गोरिथम इंशाल्लाह हम देखेंगे। अच्छा जी, अब आ जाए इनपुट साइज पे। तो इनपुट साइज भी हमारा एल्गोरिथम्स का जो है ना वो हमें पता है दैट इज दिस इनपुट इज अ वेरिड टर्म, यानी इट वेरीज फ्रॉम एल्गोरिथम टू एल्गोरिथम। मसलन साइज ऑफ द इनपुट की अगर आप सॉर्टिंग में बात करेंगे तो उस वक्त उसका मतलब ये होगा कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स आपने सॉर्ट करने को के लिए मुझे देने हैं, इसका ये मतलब होगा। और मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम में जो है अगर आप कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम में मुझे इनपुट क्या होगा, तो मल्टीप्लिकेशन तो हमेशा 2 नंबर्स की होती है ना, इन 2 नंबर एक वक्त में आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब है आप नंबर ऑफ नंबर्स टू मल्टीप्लाई एट वन टाइम, तो वो तो फिक्स है, वो तो 2 है। तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन के जो है आपके हमने कुछ पढ़े भी थे शुरू में, मैंने ब्रीफली डिस्कस, तो उसमें नंबर ऑफ बिट्स मैटर करेंगी, यानी एक 2 डिजिट का नंबर है और दूसरा भी 2 का है, इसका टाइम कम लगेगा बनिस्बत ऐसे नंबर का कि जिसमें 8 डिजिट्स हैं और दूसरे में 12 डिजिट्स हैं ऐसे। तो देन अब मेरा इनपुट साइज में भी मेरा वहां पे n जो है नंबर ऑफ बिट्स हो, ना कि 2 नंबर्स, ठीक है। इस तरह थोड़ा आ जाए, आपने डाटा स्ट्रक्चर में हमने ग्राफ पढ़ा था, अब ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर में भी n, आप कहें जी ग्राफ इनपुट साइज ऑफ अ ग्राफ इज n, तो लोग हैरान होंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखें ग्राफ में हमने कहा, ग्राफ को हम समझा एल्गोरिथम में हम एक फंक्शन से जैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल G फॉर ग्राफ एंड कैपिटल V कॉमा कैपिटल E। तो कैपिटल V का मतलब होता है कि सेट ऑफ ऑल वर्टिसेस इन अ ग्राफ, एंड कैपिटल E का मतलब होता है कि सेट ऑफ ऑल एजेस इन अ ग्राफ। तो ग्राफ 2 चीजों का मरकब है, उसमें n जो है ना कोई चीज नहीं होगी, उसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस कोई चीज होगी और नंबर ऑफ एजेस से मिल के कुछ आप कह सकते हैं कि n शेन आप डिवाइस करेंगे। या समटाइम्स कुछ एल्गोरिथम्स में वेरिएबल्स जो साइज के होंगे वो 2 होंगे, जैसे यहाँ भी 2 हैं। ग्राफ के कुछ एल्गोरिथम हम देखेंगे कि उसमें अगर एजेस कम हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी हो जाएगी, एजेस बहुत ज्यादा हैं, मल्टी ग्राफ है, यानी एक से ज्यादा डेडिकेटेड एजेस बिटवीन 2 वर्टिसेस एग्जिस्ट करते हैं तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है। आपने ग्राफ की डिफरेंट टाइप्स जो ना मे बी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स के कोर्स में पढ़ी हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, ट्री भी उसकी एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है ग्राफी की। तो ये चीजें जो है ना यहाँ पे फिर वहाँ पे इनपुट साइज जो है ना वो जो है ना थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो बहरहाल ये जो है आपके पास डिफरेंट जो है इनपुट जो है उसके जो हो सकते हैं, डिफरेंट एल्गोरिथम्स के इनपुट्स को हम यानी परसीव करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर एल्गोरिथम। अब हम यहाँ से जो है इंसर्शन सॉर्ट जो है उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको कुछ जो बेसिक बातें हैं इंसर्शन सॉर्ट से मुतालिक वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और उसके बाद जो है फिर हम इंसर्शन सॉर्ट को फॉर्मली शुरू करते हैं। Before starting insertion sort, the running time of an algorithm on a particular input is, we know that it's a number of primitive steps or operation executed. हम जब भी कोई algorithm evaluate करते हैं तो उसके लिए जो है हम उसकी number of lines को add करते हैं और उसके बाद जो है हम उसका running time निकालने की कोशिश करते हैं। इसी तरह आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में वो कहता है कि फ्रॉम नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स वी विल अज्यूम द कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड टू एक्सिक्यूट ईच लाइन ऑफ आवर सूडो कोड
मीन्स टू से कि हम इसमें जो है एज्यूम ये करेंगे कि हमारा हर लाइन ऑफ जो कोड है वो एक ख़ास टाइम लेता है, कांस्टेंट टाइम लेता है। इस बहस में नहीं पढ़ेंगे कि वो एक्चुअली मशीन पे कितना टाइम लेता है, क्योंकि हमने पहले दिन ही ये चीज़ क्लियर कर ली थी कि दिस कोर्स इज़ गोइंग टू बी स्टडीड irrespective of any machine, language, tool, operating system or any platform। बल्कि ये मशीन इंडिपेंडेंट होकर इस कोर्स को पढ़ा जाएगा और इसमें प्योरली हम एनालिसिस मैथमेटिकल करेंगे। मैथमेटिकल एनालिसिस किया जाएगा विदाउट कंसिडरिंग एनी काइंड ऑफ अ लैंग्वेज, टूल और ऑपरेटिंग सिस्टम। साथ ही साथ हम फिर ये यहाँ कहते हैं कि वन लाइन can take many different amount of time। तो उस सूरत में हम अब ये कहेंगे कि एक कांस्टेंट टाइम सी आई एक कोड हमारा लेगा और ith लाइन जो होगी हमारी वो सी आई टाइम लेगी। अब सी आई को हम डिफाइन नहीं करेंगे कि सी आई एक्चुअली जो है उसका जो टाइम एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ टेंजिबल अमाउंट ऑफ टाइम, कोई मैं नहीं कहूँगा कि लेट्स से मैं कहूँगा कि 23 माइक्रो सेकेंड्स या 22 माइक्रो सेकेंड्स या ऐसी कोई बात मैं नहीं करूँगा इसमें, ठीक है ना जी। बल्कि हम इसको इस तरह रखेंगे कि भाई ये लाइन है, ith लाइन ऑफ कोड है और इसका जो टाइम है वो सी आई है, ठीक है ना जी। एंड विच इज़ अगेन अ कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। बस इस बात को हम अभी इंसर्शन शॉर्ट में और क्लियर हो जाएगा हमें। अब यह है, ये जो सामने आपके कोड है, दिस इज द सूडो कोड ऑफ एन इंसर्शन सॉर्ट। लेकिन इस कोड पे जाने से पहले मैं आपको इस कोड जो है इसका जो है जो ऑब्जेक्टिव है या ये कोड की बैक एंड थ्योरी क्या है, ये काम कैसे करता है, वो मैं पहले एक रफली आपको वाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके बाद जब फॉर्मली कोड को एक्सप्लेन करूंगा तो इंशाल्लाह आपको अच्छी समझ आएगी। देखिए, डाटा स्ट्रक्चर के कोर्स में मैंने जानबूझ के ये आपको इंसर्शन शॉर्ट नहीं करवाई थी, क्योंकि मुझे पता था कि इंशाल्लाह अगले इस कोर्स में मैं इंशाल्लाह आपके साथ इंसर्शन शॉर्ट को टच करूंगा, तो उसमें एल्गोरिथम भी आ जाएगा, एक नया एल्गोरिथम सॉर्टिंग का भी आप सीख लेंगे और साथ ही साथ आपको जो है उसका एनालिसिस करना भी सिखा दिया जाएगा। तो अब हम उस पोजीशन में आ गए हैं कि अब हम इस एल्गोरिथम को सीखें और इसका एनालिसिस भी कर सकें। जो इंसर्शन सॉर्ट है उसका मुद्दा ये है कि मिसाल के तौर पे आपकी कोई लिस्ट है, कोई एरे है, इसमें आपने डाटा रखा हुआ है, लेट्स यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, 4, 3 एंड 81। तो अब जो है जो इंसर्शन सॉर्ट है वो बेसिकली सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट करेगी। जे इंडेक्स हम लेट्स से उसको कहते हैं, ये कोड में आप देख सकते हैं यहाँ पे शुरू कर रहा है वो जे इज इक्वल टू 2 to n, ठीक है ना जी। तो 2 to n से हम जो है ना इससे स्टार्ट लेके हम वो कहता क्या है, वो करना ये चाह रहा है कि वो इंडेक्स जे से पीछे जितने भी लोकेशंस हैं करंटली उनको वो सॉर्ट रखेगा। ये कोड कैसे रखेगा वो तो मैं बाद में बताता हूँ। मतलब ये जे का इंडेक्स आस्ता आस्ता बढ़ता जाएगा, जे 2 होगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, n तक जाएगा लेट्स से। तो जब ये यहाँ लेट्स से पहुंचा होगा 4 पे, तो उस वक्त ये चीज़ इंश्योर कर चुका होगा ये कि 4 से जो पीछे ये जो डाटा है ना अब तक गुजर चुका है, ये सॉर्ट हो चुका है। दिस इज सॉर्टेड, यानी इसको वो सॉर्ट कर चुका होगा और फिर इस 4 को वो प्लेस करेगा इस डाटा में इसकी अपनी असल लोकेशन के हिसाब से, जो भी इसकी इज्जत बनती है, जो भी इसकी जो है ना सॉर्टेड पोजीशन बनती है, ये उसको वहाँ पे बैक ट्रैक ऐसे होते होते जहाँ पे यहाँ पे इसको कहीं प्लेस कर देगा और बाकी डाटा अगेन सॉर्ट ही होगा, ठीक है। तो जब ये इंडेक्स 4 से जे 3 पे आएगा तो तब तक ये डाटा यानी इस इंडेक्स तक ये डाटा सॉर्ट हो चुका होगा। इसी तरह जब ये जे फाइनली 81 पे आएगा तो उससे पीछे ये वाला सारा डाटा सॉर्ट हो चुका होगा और जब 81 से ख़त फिनिश होगा तो फाइनली आपकी सारी एरे जो है वो सॉर्ट हो चुकी होगी। यानी टू कट इट शॉर्ट या इन ब्रीफ,
जे इंडेक्स जहां भी खड़ा होगा वो उससे जो पीछे जितने जो है ना इंडेक्स पे लोकेशंस पे डाटा है उनको सॉर्ट करते करते ये जे इंडेक्स इंक्रीमेंट होगा, ये जे वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। ठीक है जी, ये उसको ऐसे सॉर्ट करेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे कोड में। तो ये जो इसमें आपको इस कोड में एक फॉर लूप ये नज़र आ रही है और एक वाइल लूप अंदर आपको नज़र आ रही है, यानी कि ये नेस्टेड लूप्स हैं इसमें। तो ये मेजर जो बाहर वाली फॉर लूप है उसका मोटा मोटा मुद्दा ऑब्जेक्टिव मैंने समझा दिया आपको। अच्छा, अब अंदर भी मैं डायरेक्ट ये लाइंस पे नहीं आता, मैं अब इस वाइल लूप पे आता हूँ। देखिए, वाइल लूप में आपको दो कंडीशंस मिल रही हैं, एक ये i ग्रेटर देन 0 और एक ये दूसरी कंडीशन में तो मैं बाद में बात करता हूँ। पहली कंडीशन पे आप आए, देखिए i इससे वाइल से इमीडिएटली पिछली लाइन में i को क्या वैल्यू मिलेगी, j-1। मतलब ये कि अगर j में वैल्यू 5 चल रही होगी अभी तो i को वैल्यू मिलेगी 4। ठीक है, अगर j n तक पहुंच जाएगा तो उस वक्त i को मिलेगी वैल्यू n-1। ठीक है ना, एक कम वैल्यू। अच्छा, अब या रफली फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम कहते हैं कि चलो उतनी वैल्यू मिलेगी, यानी जो ऊपर वैल्यू 5 है उतनी यहाँ भी 5 है, जहाँ n है इसकी भी वैल्यू n होगी i की। ठीक है, एक्चुअली तो एक कम होगी, लेकिन अगर आपको तंग कर रही है ये बात तो हम इक्वल भी कर लें तो कोई फ़र्क एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना नहीं है एंड में। अच्छा, अब जब इसमें आए तो इस दूसरी कंडीशन को मैं बाद में बताता हूँ, इसके वाइल के अंदर ज़रा गौर करें। ये लाइन भी फिलहाल आप छोड़ दें कि ये क्या कर रही है, ये बेसिकली डाटा की कॉपी है, इस इंडेक्स की डाटा को इसमें कॉपी कर, लेकिन इसमें एक और लाइन को ज़रा देखें जो कि बेसिकली है i माइनस माइनस। दिस इज़ अ शॉर्ट हैंड ऑफ i माइनस माइनस। अब i माइनस माइनस का मतलब ये है कि आप सारी बातों को छोड़ दें। अगर i की वैल्यू 10 होगी और ये कंडीशन हर दफ़ा ट्रू होती है, ये सेकंड वाली, तो ये लूप में कितनी दफ़ा घुसेगा, 10 दफ़ा फ्रैंकली स्पीकिंग। क्यों? क्योंकि 10 के बाद ये i माइनस माइनस होकर 9 हो जाएगा, फिर 9 के बाद दोबारा इधर आया 9 इज़ ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज़, चलें एज्यूम करें ये वाली ट्रू है, अंदर फिर आएगा कुछ करेगा, ये स्वैपिंग करेगा, वैल्यू की जो है ना कॉपिंग करेगा, फिर 9 से 8 हो जाएगी, फिर 8 के बाद 7 के लिए चलेगा, फिर जनाब 6 के लिए चलेगा वगैरह एंड सो ऑन। तो 1 के जैसी 0 हो जाएगी वैल्यू तो 0 इज़ ग्रेटर देन 0 फॉल्स हो जाएगा, वाइल से बाहर आ जाएगा इस लाइन पे। तो एक तो चीज़ मुझे ये समझ आई कि अगर इस कोड में ये जो वाइल लूप की जो दूसरी कंडीशन है ये अगर जो है आपकी मीट नहीं भी होती, ठीक है ना जी, तो ये जो पहली कंडीशन है ये चीज़ ये इंश्योर कर रही है कि ये कम से कम उतनी ही दफ़ा चलेगी जितनी जे की वैल्यू होगी। ठीक है जी, तो आई थिंक ये बात भी क्लियर है। अच्छा, इससे पहले कि मैं इंसर्शन सॉर्ट को फिर एक्सप्लेन करूँ, आगे एक स्लाइड आ रही है जिसमें आपके लिए मैंने एक सिमुलेशन जो है वो यूज़ की है, वो बड़ी प्यारी सिमुलेशन है, उसमें ये आगे भी मैं एक एक करके स्लाइड पे दिखाऊंगा। वो इस इंसर्शन सॉर्ट में जो भी वैल्यूज़ अपडेट हो रही होती हैं जे की, यानी इसमें आप जितने भी वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं, जे है, की है, आई है, ए आई की वैल्यू क्या हो गई, ए आई प्लस 1 की क्या वैल्यू हो गई वगैरह वगैरह, वो उसमें एक स्क्रीन के कोने में टॉप पे आपको दिखाएगा कि अभी ये वैल्यू, अभी ये वैल्यू, लाइन भी बताएगा कि कर्सर में आप कर्सर आपका कहाँ पहुँच गया है, किस जगह पर आप खड़े हैं इस एल्गोरिदम में। तो उससे आपको अंडरस्टैंडिंग, ये मेरी अगर आप डिस्कशन नहीं भी सुनेंगे तो होपफुली बड़ी इजीली आपको समझ आ जाएगी, लेकिन मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये ज़रा डिटेल में क्रिटिकली, क्योंकि जब मैं इसका एनालिसिस करूँगा तो फिर मैं क्रिटिकली कुछ बातें उधर दोबारा छेड़ के आज इसका एनालिसिस पूरा करूँगा। तो अब इस चीज़ को अगर आप देख लें तो ये बात समझ आती है। अच्छा, अब ये वो दूसरी कंडीशन पे थोड़ी मैं बात करता हूँ। ये वो कंडीशन है कि आपने अभी मुझे कहा कि आपने एरे बनाई और जे जो है आपका, मैंने कहा कि लेट्स से यहाँ पर है जे आपका, तो वो इससे पीछे डाटा को सॉर्ट रखता है। ठीक है, या चलें इस जे को ज़रा आगे ले जाते हैं, मिसाल जे यहाँ है आपका इस लोकेशन पे, तो ये करता है ये वाली कंडीशन कि ए आई इज़ ग्रेटर देन की, अगर आप इस पर सोचेंगे कि आई ग्रेटर देन 0 भी है, यानी कि मतलब ये कि अभी आपकी पूरी जो है ना ऊपर वाली जो है ना एरे एग्जॉस्ट नहीं हुई, यानी जे एंड तक नहीं पहुंचा, तो वो तो ठीक है।
और साथ ही साथ वो देखता है कि अगर ए आई की वैल्यू ग्रेटर देन की है ट्रू, तो इसका मतलब है कि इस वैल्यू जो यहाँ पे जो वैल्यू पड़ी है उसको अंदर जाके स्वैप होना पड़ेगा, छोटी वैल्यू है। तो वो क्या करता है, उसको इस ए आई की वैल्यू को की जो है ना आपकी में क्या आ जाता है, ए जे आ जाता है, वो आपको पता है, ठीक है ना। की में वो वैल्यू आ जाती है जो इस पोजीशन ए जे लोकेशन पे पड़ी है। जे यहाँ पे खड़ा है ना आपका, हमने अभी कहा है, तो जे पे ए जे पे का मतलब इस एरे की जे लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी है वो आपकी की में स्टोर हो गई है। अब ये वैल्यू, ठीक है ना जी, ए जे ए आई अगर इससे ग्रेटर है, इसका मतलब ये है कि इस वैल्यू को यहाँ से उठ के उससे स्वैप होना चाहिए, ठीक है। और वही काम वो ये कर रहा है कि ए आई की वैल्यू को टेम्पररी ए आई प्लस वन में रख रहा है और आई माइनस माइनस कर रहा है और फिर यहाँ जाता है, ठीक है। तो वर्स्ट केस में, बदतरीन सूरत में, ये जो वैल्यू होगी, ये मिसाल के तौर पे इस लिस्ट में जितनी भी वैल्यूज़ है, मसलन ये मैं लिख देता हूँ 8, 11, 12, 14, 19 एंड 20 एंड 27, और यहाँ पे जो वैल्यू पड़ी है इस लोकेशन पे, वो लेट्स से जेथ लोकेशन पे है, वो है 6। तो 6 को आप मुझे बताएं 27 से भी स्वैप कराएगा, 20 ये जाएगा, ये यहाँ तक आके ये बिल्कुल यहाँ पे आके 6 लगेगा और 8 अगली लोकेशन पे आएगा, 11 इधर, और इस तरह ही सारी। लेकिन ये बदतरीन सूरत है क्योंकि ये आइटम सबसे छोटा है। लेकिन ये इनर वाइल लूप इंटेलिजेंट इस सेंस में है, अब ये ज़रा गौर से सुनिएगा, कि ये कंडीशन फजूल में पीछे नहीं जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर ये 6 की जगह यहाँ पे होता 15, तो 15 जो है ना, ये इस कंडीशन के थ्रू ये ट्रू होगा, यहाँ पे आएगा 27 से कंपैरिजन, फिर 20 से कंपैरिजन, फिर 19 से कंपैरिजन, 14 जैसे ही उसको मिलेगा वो यहाँ स्टॉप हो जाएगा। यानी ये कंडीशन हमेशा फॉल्स हुआ करेगी फिर हमारे पास, लिहाजा वो वाइल लूप में घुसेगा ही नहीं। तो ये इनर वाइल लूप इस सेंस में इंटेलिजेंट है कि इसमें ये वाली कंडीशन तो लूप की टोटल अल्ट्रेशन मैक्सिमम कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ये कंडीशन ये देख रही है कि अगर 15 इधर आके 14 मिल जाता है तो भाई साहब ये 15 तो फिर इससे पीछे लग ही नहीं सकता, क्योंकि पिछला सारा डाटा तो सॉर्ट हो चुका होता है जब आपकी जेथ लोकेशन पे पहुंचते हैं आप। तो ये 15 तो मैक्सिमम 3-4 कंपेरिजन के बाद इधर कहीं आके लगेगा 14 की जगह पे, ठीक है ना जी। और ये बाकी डाटा सारा मूव हो चुका होगा उस वक्त, 27 यहाँ होगा, 20 यहाँ होगा, 19 यहाँ आ चुका होगा, तो आप 15 को यहाँ लगा देंगे 19 की जगह पे। अल्लाह अल्लाह खैर से, अल्लाह इस डाटा को, इतने डाटा को आप नहीं छेड़ेंगे, ये दिस इज़ अनटच्ड, और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है। तो कहने का मकसद ये है कि ये दूसरी कंडीशन वाइल लूप की इसलिए बैठी हुई है यहाँ पे, ये इंश्योर कर रही है कि आप जे के इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको बैक ट्रैक पीछे उस वक्त तक कंपैरिजन करेंगे जब तक वो जो वैल्यूज़ हैं वो बड़ी मिल रही हैं उसको। इससे जो ही वो वैल्यू एक छोटी मिलती है, यहाँ रोक के उसको वहाँ रख देगा, क्योंकि उससे पीछे तो फिर मज़ीद छोटी वैल्यूज़ होंगी। हमने कहा है ना कि ये पीछे शॉर्ट रख के आता है डाटा। तो ये है वो आपकी जनाब वो वैल्यू, और ये जो लूप से आप बाहर निकलते हैं, ये फाइनली वो जो की में आपने डाटा टेम्पररी रखा होता है, वो फाइनल स्वैप जो आप करते हैं कि जब आप जहाँ रोक देते हैं बात स्टोरी, वो फाइनल स्वैप जब होता है, जब आप फिर अगले जे को मूव करेंगे नेक्स्ट इंडेक्स पे, तो वो फाइनल स्वैप जो इस लोकेशन पे होना होता है वैल्यू का, वो यहाँ से हो जाता है, और जनाब उसके बाद आपकी जो है इस लूप से आप बाहर आ जाते हैं। तो बहरहाल ये आपको थोड़ा सा मैंने मुद्दा समझाया कि ये जनाब ये आपके जो है ना ये क्या करता है ये कोड। तो इस सेंस में ये जो वाइल लूप है ये थोड़ी इंटेलिजेंट इसलिए हुई कि अब अगर आपने मुझे डाटा सॉर्टेड दिया, सॉर्टेड, तो ये एल्गोरिदम इंसर्शन सॉर्ट का ये इंटेलिजेंट जो है ना एल्गोरिदम है, इसकी इनर वाइल लूप कभी नहीं चलेगी। अगर आपने मुझे सॉर्टेड असेंडिंग में डाटा दिया है 2, 3, 9, 10, 17, और आप मुझे ये डाटा दे के कहते हैं कि इसको सॉर्ट करो, तो याद रखिए आप जाके चेक करना, ये इस इनर वाइल में कभी भी नहीं घुसेगा। तो इनर वाइल घुसने का मतलब ये कि ये नेस्टेड लूप वाला एल्गोरिदम रहेगा ही नहीं, सिर्फ एक फॉर होगी, उसके अंदर ये लाइन होगी, वाइल तो चलेगी लेकिन ये कंडीशन यहाँ फॉल्स हो जाएगी और स्ट्रेट अवे ये इस लाइन पे आ जाएगा आखिरी पे। तो इस वाइल की हैसियत बिल्कुल बकिया लाइनों जैसी हो जाएगी। अगर ये बकिया लाइनें 2 दफ़ा चल रही हैं इस लूप में या एन टाइम्स चलेंगी, तो ये वाइल भी एन टाइम चेक होगी और फॉल्स होके यहाँ आ जाएंगी। ठीक है जी, इस बात को जाके आप ज़रा फिर से गौर से इसको सुनना
जाके इसको देखना। अच्छा जी, ये बात हो गई। तो ये इस सेंस में ये एल्गोरिदम जो आपके टिपिकल सॉर्टिंग के एल्गोरिदम ने पढ़े थे डाटा स्ट्रक्चर वगैरह में, जैसे हमने बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ा था, वो इस मामले में ज़्यादा बेवकूफ़ एल्गोरिदम है। उसमें भी नेस्टेड फॉर आप लगाते थे या नेस्टेड लूप लगाते थे, लेकिन अगर आप उसको सॉर्टेड डाटा दे देते थे तो स्टिल वो कंपैरिजंस कर करके देखता था। उसको ये इंटेलिजेंटली नहीं पता लगता था कि इसने तो मुझे पहले से ही सॉर्टेड डाटा दिया है, तो वो फजूल में वो चेक्स, यानी स्वैपिंग तो उसमें कोई नहीं होगी, लेकिन चेक्स तो वो बाकायदा चलेंगे और लूप्स भी चलेंगी पूरी। इस एल्गोरिथम में थोड़ी इंटेलिजेंस ये है कि ये इसको इंश्योर करता है कि ये जनाब आपका ये जो वाइल लूप है ये गैर ज़रूरी तौर पे नहीं चलेगा। तो बेस्ट केस में यानी इसका रनिंग टाइम थोड़ा सा हम आगे देखेंगे, इफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि उस सूरत में ये वाइल तो सिरे से चलेगी नहीं, तो इसका टाइम एब्सेंट होगा, फिर नहीं होना चाहिए बेस्ट केस में। लेकिन वर्स्ट केस जो इस एल्गोरिथम का है वो उल्टा है कि आप मुझे डाटा दे दें जनाब डिसेंडिंग में सॉर्टेड दे दें, ठीक है ना जी, और आप मुझे इस तरह से डाटा दे के कहते हैं कि इसको सॉर्ट करो अब असेंडिंग में। तो अब ये इस सूरत में ये वाइल लूप ऑलमोस्ट यू कैन से कि मैक्सिमम टाइम एग्जॉस्ट होगी, और उसमें मेनली फिर आपको ये लूप की ये कंडीशन ही रोकेगी कि आए जब तक ज़ीरो नहीं हो जाता, ये आप जाएंगे, बार बार जाएंगे, और जनाब आपकी स्वैपिंग बार बार होगी, ठीक है ना जी। तो उस सूरत में ये वाइल लूप वर्स्ट केस में मैक्सिमम टाइम चलेगी, मैक्सिमम टाइम जितना भी आप इसको चला सकते हैं चलेगी। वो कितना चलेगी वो तो अभी हम ज़रा सा एनालिसिस जब करेंगे तो उस वक्त ये बात थोड़ी सी हमें समझ आएगी कि हाउ मच टाइम दिस वाइल लूप इज़ गोइंग टू बी एक्सिक्यूटेड। अच्छा जी, अब अगर आपको ये जो ना थोड़ा सा बिग पिक्चर या बर्ड्स आई व्यू जब आपको मिल गया, तो अब आप इस जो है मर्ज सॉर्ट की वर्किंग जो है इसको आप जो है ना आसानी से आप जो है समझ सकते हैं। तो अब मैं आपके सामने वो सिमुलेशन शुरू करता हूँ। सिमुलेशन में आप देखेंगे तो आपको खुद ब खुद ये जो मैंने जितनी बातें की हैं समझ आएंगी। ये वो सिमुलेशन है जहाँ पे मैं अब ये कह रहा हूँ कि आपकी जो है जो वैल्यूज टॉप पर आप देख रहे हैं ये आपकी वही वैल्यूज़ हैं जो कि इस करंटली स्टार्ट ऑफ द एल्गोरिदम में उसने फाई रखा है। फाई एम्प्टी सेट के लिए होता है ना, एम्प्टी मीन्स सेट मीन्स नथिंग, मैथ्स में ये सिंबल आप यूज़ करते हैं। तो फिलहाल जब एल्गोरिदम शुरू हो रहा है तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि जे में भी कुछ नहीं है, आई में भी कुछ नहीं है, तो एम्प्टी सेट का सिंबल हम फाई यानी कुछ भी नहीं है यूज़ कर रहे हैं। और लेट्स से ये जो टॉप लेफ्ट में है ये गिवन डेटा है जिसको आपको कहा गया है कि यू नीड टू मेक इट सॉर्टेड, ठीक है ना, इसको आपने सॉर्टेड बनाना है, ठीक है। अब वो क्या जो पॉइंटर आपका जो एरो खड़ा है ब्लैक, ये जिस लाइन पे खड़ा है इसका मतलब है ये हाईलाइटेड लाइन है, ये लाइन जो ही चलेगी तो साथ ही साथ आपका जे में वैल्यू जनाब यहाँ से जो है 2 आ जाएगी, ठीक है ना जी स्टार्टिंग, और आई की वैल्यू जनाब 1 आ जाएगी, और की में जनाब ए जे आ जाएगा जो कि बेसिकली 10 है, और इसी तरह ये बाकी वैल्यूज़ भी अपडेट हो जाएंगी। तो ये अगर आप देखें तो ये आपकी इनिशियली अल्ट्रेशन जो ही चली तो ये जे 2 और आई 1 है, और की में 10 आ गया, और ए आई प्लस 1 में भी 10 है, और जी और जो जो यहाँ चीज़ चेंजेस हो रही हैं वो भी आपको कलरफुल इन्वायरमेंट वो दिखा रहा है। साथ में उसने कहा है कि वो जो वाइल लूप में चलाया तो उसकी ये कंडीशन मीट हो गई, ठीक है ना जी, क्योंकि इनिशियली 30 और 10 था, क्योंकि जे तो 2 से स्टार्ट होगा यहाँ से, तो 30 10 का स्वैप तो डेफिनेटली होना चाहिए। तो वो पहले 30 और 10 से वो बनाएगा 30 30, और 10 उसने की में स्टोर किया हुआ है, और फाइनली फिर जनाब वो जो लूप जैसे बाहर आएगा इस लाइन के बाद, तो आप देखें ये वो फाइनल स्वैप है जो हुआ, और वो 10 जो है वो जो की में पड़ा था वो आपका इस लोकेशन में आ गया, और 30 यहाँ। तो ये यहाँ तक अब ये डाटा सॉर्ट हो चुका है, जे यहाँ खड़ा है और डाटा इतना सॉर्ट होगा। जो मैंने आपको कहा था कि जे जिस इंडेक्स पे खड़ा होता है उससे पीछे तक डाटा को सॉर्ट कर देता है, दैट लोकेशन एंड बैकवर्ड। अब अगली इटरेशन में जब दोबारा लूप चलेगी तो जे 2 से 3 हो जाएगा, तो अब यहाँ आ जाएगा। अब वो 40 को लेके देखेगा कि ये इस लिस्ट में कहाँ प्लेस होगा, और जब इस इटरेशन से फिर बाहर निकलेगा तो फिर लिस्ट यहाँ तक सॉर्ट हो चुकी होगी, ठीक है जी। फिर जे यहाँ चला जाएगा और फाइनली ये सारी सॉर्ट हो चुकी होगी, ठीक है। तो अब आपको बातें मेरी जो पीछे मैंने कही हैं कि ये अब जे आगे आगे जाता है, अपने से पीछे पीछे जो लिस्ट है उसको सॉर्ट करते हुए आगे जा रहा है, ठीक है ना जी।
और इसमें इनर वाइल लूप की इंटेलिजेंस भी मैंने आपको बता दी है कि इनर वाइल लूप ब्लाइंड नहीं है सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट की तरह, कि ब्लाइंड नहीं हर दफ़ा ही चलेगी, नहीं। उसमें ये कंडीशन बड़ी इंटेलिजेंट है कि ये तब तक उसको बैक डाटा को बैक लेके जाएगी जब तक जो उससे पिछली वैल्यू उससे छोटी नहीं आ जाती। तो जो छोटी आएगी वैल्यू तो बस वहाँ रुक जाएगा, क्योंकि अब उसको मज़ीद पीछे देखने की क्या ज़रूरत है। तो इस सेंस में ये एल्गोरिथम थोड़ा सा इंटेलिजेंट है कि ये इनर वाइल लूप इसकी बेस्ट केस में नहीं चलती, और वर्स केस में ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम चलती है, यानी कि जे टाइम्स ही चलती है, क्योंकि जे की वैल्यू और आई की वैल्यूज़ ऑलमोस्ट सेम ही हैं, एक्सेप्ट कि आई की वैल्यू उससे एक कम है, ठीक है। लेकिन वो भी बराबर इसी तरह हो जाती है कि अगर आप गौर करें ये वाइल लूप जब 10 होगा तो ये 10 टाइम तो 9 टाइम्स जाएगा, लेकिन 10 एक दफ़ा फॉल्स होने के लिए भी तो वाइल को चेक किया जाता है ना। यानी अगर आप लूप 10 की चलाते हैं तो एक्चुअली वो लूप की बॉडी 11 दफ़ा चलती है। लूप जो टेस्ट जो है वो 11 दफ़ा होता है, 10 दफ़ा तो वो ट्रू होता है, अंदर आता है, ठीक है ना जी, और 11वीं दफ़ा वो टेस्ट फॉल्स होता है, लूप से फिर बाहर आ जाते हैं। तो उस सेंस में अगर सोचें तो जे की वैल्यू अगर लेट्स से 10 है और आई की वैल्यू 9 है, लेकिन इनर वाइल लूप जो है वो 10 टाइम्स ही चलेगी, देन 9 दफ़ा अंदर जाने के लिए और 10वीं दफ़ा फॉल्स होने के लिए। तो वो जो मेरी बात शुरू में मैंने की थी कि आप एज्यूम कर लें कि जे और आई सेम ही है, यानी इनर वाइल लूप ऑलमोस्ट जे टाइम्स ही चलेगी, ठीक है ना जी। तो उस हिसाब से आपका कोई इशू नहीं रहेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा जी, तो अब इसको चलाते जाइए, मैं आस्ता आस्ता चलाता जाता हूँ, आप इस सिमुलेशन को देखते जाइए, क्योंकि इसमें कोई इतनी टेक्निकल अब बात नहीं रही। अब आपका लेट से जे यहाँ है, तो अब वो 40 को जो है ना 40 इसको पहले वो 30 ये 40 इसने यहाँ पे की में कॉपी कर दिया है, और इसके बाद जनाब 40 अब ये ना वाइल लूप में नहीं घुसा 40 के लिए, गौर कीजिएगा अच्छा, क्योंकि 40 जब उसने फ़ौरन देखा तो 30 उससे लेस है, तो बस उसने यहीं पे, तो अब आप देखेंगे इस लाइन के बाद ये स्ट्रेट अवे इस लाइन पे फॉल्स हो के नीचे इधर आ गया इस लाइन पे। इस वाइल में घुसा ही इसलिए नहीं बिकॉज इट इज़ इंटेलिजेंट, उसने यहाँ पे ये इस कंडीशन को फॉल्स किया है कि 40 ये जो 30 है ये इससे लेस है, जबकि तो इसका मतलब है कि फिर इसमें इस गलती मिली, फॉल्स हुआ और ये इसी लाइन पे आ गया। तो ये इस केस में ये लूप नहीं चलती जिस सूरत में जब डाटा आपको आता है जो कि इस पूरे पिछले डाटा का से बड़ा हो। तो लिहाजा अगली इटरेशन में 20 और 40 का अब झगड़ा होगा, तो 20 जो है ना अब आपका लेस है, तो डेफिनेटली स्वैप तो होना पड़ेगा। तो आपने जनाब की में जो है आपका 20 स्टोर हो गया यहाँ वाला जो यहाँ था, और जनाब 40 हो गया, और अब आप पीछे गए, थोड़ा पीछे गए, तो अब आपने जनाब उसको क्या किया 30 से कंपेयर किया, क्योंकि यहाँ से आप शुरू हुए थे, 40 से तो रिप्लेस नहीं हुआ, 20 यहाँ है, इधर इससे भी नहीं होगा क्योंकि वो इससे भी छोटा है, तो वो इससे भी बैक जाएगा, पीछे गया 10, बस यहाँ तक अब उसको रुक जाना चाहिए, क्योंकि 10 जो है वो 20 से बाहर का एफ छोटा है, लिहाजा 20 यहाँ आया, और फाइनली जब आपका ये n तक पहुँच गया, क्योंकि आप इस इंडेक्स पे थे और ये n है इस एल्गोरिथम में, तो फाइनली आप जब डन हो गए, यानी कि जब फाइनली इस लूप से भी बाहर आए, तो आपका डाटा सॉर्ट हो चुका है। तो अब जो है इस एल्गोरिथम में आपने गौर से देखा है कि इसमें आपको समझ आ गई है कि जो इसका मुद्दा क्या है। मैं एक दफ़ा फिर ब्रीफली कहता हूँ कि जब जे इंडेक्स जहाँ पे खड़ा होता है उससे पीछे जितना डाटा है उसको ये सॉर्ट रखते हुए आगे आता है, जे बढ़ता जाता है और नए आने वाली वैल्यू को पिछली वैल्यूज़ में जहाँ भी इसकी लोकेशन बनती है असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होने के लिए, वहाँ पे इसको प्लेस करके जे आगे चला जाता है। तो उस सूरत में मैंने आपको कहा कि बेस्ट केस में अगर ये जे जिस इंडेक्स पे खड़ा है उसमें इस एरे पीछे से जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू इसको अभी मिलती है, तो फिर ये इनर वाइल लूप नहीं चलता, क्योंकि उस सूरत में ये कंडीशन नहीं मीट होती, लिहाजा आप इस लूप से बच जाते हैं, ठीक है ना जी। और वर्स्ट केस में अगर आपका उलट सीन हो कि डाटा जो है सबसे छोटा है और पीछे सारे जो डाटा आपने अभी देखा है, तो फिर तो पूरे स्वैप्स होंगे, या डिसेंडिंग में गिवन हो डाटा और आप उसको असेंडिंग में करें, तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ वर्स्ट केस, जिस सूरत में फिर इस वाइल को मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम चलना पड़ता है। सो मेरा ख्याल है अब एल्गोरिथम्स में जितनी डिटेल्स थी समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो मैंने आपको दे दी, ठीक है। अब जो हमारा सारा फोकस है इस लेक्चर के एंड में वो इसके एनालिसिस के पार्ट पर है, ठीक है ना जी, उस पर हमने ज़रा फोकस जो है अभी करना है।
अच्छा जी, अब एनालिसिस को स्टार्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं बाय प्रेजेंटिंग द इंसर्शन सॉर्ट विद द कॉस्ट ऑफ ईच स्टेटमेंट एंड द नंबर ऑफ टाइम्स दैट ईच स्टेटमेंट इज एक्सिक्यूटेड। अगर आप इस कोड को कहता है वो देखें तो ईच वैल्यू ऑफ जे जो होती है, जो जो मैंने आपको अभी दिखाई कि वो जो वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, 2 से शुरू होती है ना आपकी ये जे की वैल्यू। तो हर वैल्यू के लिए जे की जो है जो कहाँ से शुरू होता है, जे की पहले 2 होगी वैल्यू, फिर 3, फिर 4, फिर n, ठीक है, n तक जाएगा वो। तो वो जे की n वैल्यू के लिए वेयर n इज द लेंथ ऑफ एन एरे v से वो कहता है, हम ये कहते हैं कि टी जे बी द नंबर ऑफ टाइम्स the while loop test in above program is executed for that value of j। यानी वो कहता है टी जे, मैं किस चीज को कहता हूं कि जे की इस जो भी वैल्यू है यहां उसके लिए ये इनर वाइल लूप टेस्ट कितनी दफा परफॉर्म होता है। तो देखें वर्स्ट केस में तो अगर जे की वैल्यू लेट्स से 9 है तो आई की वैल्यू 8 है, तो 8 इज ग्रेटर देन 0 और ये टेस्ट अगर हर दफा ट्रू होता है तो इसका मतलब है हर दफा आपको एक जो है ना असाइनमेंट स्टेटमेंट करनी है और ये रिड्यूस करना है, तो ये 9 दफा ये लूप टेस्ट होगी। 8 दफा तो अंदर जाएगा और 9वीं दफा वो इस वाइल को फॉल्स करके बाहर आएगा। तो कहने का मकसद ये है कि इन अदर वर्ड्स अगर मैं एक जो है ना एक कॉलम बना लेता हूँ कि लेट से आपकी जे की वैल्यू आपकी 2, 3, 4, 5 टिल जाएगी n, तो ठीक है ना जी। तो इसमें i की वैल्यू क्या होगी इन वर्स्ट केस WC, और i की ही वैल्यू बेस्ट केस में क्या होगी ये मैं बताऊंगा आपको, से पूछूंगा। तो देखें जे की वैल्यू अगर 9 है तो वर्स्ट केस में तो वो 9 टाइम्स इस वाइल लूप टेस्ट को करेगा, यानी कि जे की 2 के लिए 2 टाइम्स ये वाइल लूप टेस्ट चलेगा, और जे की अगर यहाँ से यहाँ 9 वैल्यू है तो ये वर्स्ट केस में 9 टाइम ही चलेगा। देख रहे हैं ना इसको, यानी 9 टाइम्स चलेगा। तो ये 3 के लिए फिर 3 टाइम्स, 4 के लिए 4 टाइम्स, 5 के लिए 5 टाइम्स, 9 के लिए 9 टाइम्स और n के लिए n टाइम्स चलेगा, ठीक है। लेकिन बेस्ट केस में अगर आप देखें तो बेस्ट केस में सिनेरियो और है। बेस्ट केस में आपका मतलब ये है कि आपने मुझे सॉर्टेड एरे दी है ऐसे ही जैसे ये नज़र आ रही है, और अब आप मुझे कहते हैं कि इस फॉर लूप को चलाओ, तो वो फॉर लूप चलेगा 2 to n, लेकिन ये इनर वाइल लूप टेस्ट जिसको मैंने टी जे का नाम दिया है, ठीक है, वो टी जे की वैल्यू, यानी ये आप इस तरह करें कि इसको आई के बजाय टी जे कहें इस कॉलम को, ठीक है। टी जे इज द नंबर ऑफ टाइम द वाइल लूप टेस्ट इज परफॉर्म, ठीक है ना जी, टी जे। लेकिन ये बेस्ट केस में कितना टी जे होगा और वर्स्ट केस में कितना टी जे होगा, तो ये उस वक्त जो है आपको जो है उसमें कितना होगा, इसको मैं बल्कि रब कर देता हूँ और जो है इसको मैं दोबारा से नाम देता हूँ इधर, ताकि थोड़ा सा आपको समझ आ जाए सही। ये तो आपको समझ आ गया है। अब मैं इसको दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे कि दिस इज टी जे, दैट इज नंबर ऑफ टाइम द वाइल लूप टेस्ट इज परफॉर्म। टी जे का मतलब क्या है, टी जे की तारीफ उसने कर दी है कि टी जे इज द नंबर ऑफ टाइम द वाइल लूप टेस्ट इन द अबव प्रोग्राम इज एक्सिक्यूटेड फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ जे, यानी जे की जो भी वैल्यू है उसके लिए कितना परफॉर्म हुआ। तो वर्स्ट केस को मैं WC कहता हूँ वर्स्ट केस, और टी जे हमारा बेस्ट केस को मैं कहता हूँ BC, ठीक है ना, बेस्ट केस। तो बेस्ट केस में तो अगर आप देखें अगर यहाँ वैल्यू 9 है या जो भी है, तो 9 भी अगर है या 4 भी जगह अगर यहाँ 4 है, लेट्स से ऊपर मिसाल में देखें, तो इसको तो इससे स्वैप नहीं होना पड़ेगा क्योंकि वो इससे छोटी है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो बेस्ट केस में ये वाइल लूप टेस्ट एक ही दफ़ा चलेगा, चाहे खुदा करे जे की वैल्यू 9 हो 8 हो, हर दफ़ा जो भी जे की वैल्यू होगी उसके लिए वाइल लूप टेस्ट बाकी लाइनों की तरह एक ही दफ़ा चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे फिर 1 1 1 1 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, टी जे बेस्ट केस में। लेकिन वर्स्ट केस में तो जितनी जे की वैल्यू है उतनी दफ़ा ये इनर वाइल लूप टेस्ट भी चलेगा। तो मेरा ख्याल है कुछ अब आपको समझ आ रहा है कि जब एंड में मैं एडिशन करूँगा इन लाइनों की नंबर ऑफ ऑपरेशंस गिनने के लिए, तो ये जो वर्स्ट केस वाला कॉलम मैं गिनूंगा तो इससे तो वैल्यू बहुत बड़ी आएगी कुछ, और बेस्ट केस वाला जो टी जे का कॉलम गिनूंगा तो इससे तो वैल्यू बहुत छोटी आएगी, तो कांस्टेंट आएगा।
तो बहरहाल वो बातें अभी मैं थोड़ी देर बात करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ये लाइन आपको मुझे समझाना था। तो ये जनाब आपका टी जे हुआ। अब मैं उसी कोड को देखते हैं, हम कहते हैं कि ये जो आपकी पहली लाइन है, ये पहली लाइन हमने C1 कॉस्ट, वो जो मैंने शुरू में डिस्कशन की कि C1 इज़ द कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग एनी लाइन, तो वो लेट्स से C1 है, और इसकी कॉस्ट n है क्योंकि ये n टाइम्स चलेगी। ये लूप n टाइम्स क्यों चलेगी? 2 to n का मतलब है कि 2 to n टाइम्स तो ये अंदर बॉडी भी चलाएगा, ठीक है ना जी। लेकिन एक दफ़ा फॉल्स भी होगा ना, एक दफ़ा ये फॉर लूप फॉल्स होने के लिए भी तो टेस्ट होगी, तो वो n ही बन जाएगा। 2 to n का मतलब है टोटल n-1 दफ़ा चलेगी ये लूप बॉडी। लेकिन एक दफ़ा जब फॉल्स होने के लिए आप बात करेंगे तो इसमें +1 एक और करें तो दिस इज़ n, तो ये n टाइम चलेगा। लेकिन बॉडी जो है उसकी ज़ाहिर है वो तो जो लूप अगर n टाइम चलेगी तो ये बाकी बॉडीज़ की ये जो लाइनें हैं ये तो n-1 टाइम्स चलेंगी, तो ये n-1 ये n-1 विद सम कांस्टेंट टाइम अटैच टू एवरी लाइन। हमने कहा जो उसके एग्जीक्यूशन का एक्चुअल टाइम है वो C2 है, और मल्टीप्लाई कर दें आप उसको n-1 से तो वो टोटल टाइम निकल आएगा इसका। और वाइल लूप चूंकि ये एक ट्रिकी सी मामला है, तो इसको फ़िलहाल मैंने नाम दे दिया कि वाइल लूप का जो टेस्ट है वो a टाइम चलेगा, और उसके अंदर बॉडी भी फिर एक मसला है कि वाइल लूप में जितनी दफ़ा घुसेंगे तो उतनी दफ़ा बॉडी चलेगी ना, तो ये B C भी a पर ही डिपेंडेंट है बेसिकली, कि ए जितनी दफ़ा लूप चलेगी तो B C लाइनें, ये तो आप मानते हैं कि अगर ए जो लाइन है यानी ये वाइल वाली, अगर ये 10 दफ़ा चलेगी तो इनर बॉडी 9 दफ़ा चलेगी। वही बात है, वो जो फॉल्स होने के लिए एक दफ़ा वाइल को चलना होता है। तो वो इतना तो हमें अंडरस्टूड है कि वी कैन अंडरस्टैंड कि एज अगर जो है वो जे टाइम ए अगर लेट से एक्स टाइम चल रहा है तो बी सी x-1 टाइम्स चलेगी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं फाइनल लाइन पे, तो फाइनल लाइन भी अगेन जो है वो भी n-1, जैसे ये बकिया ऊपर वाली दो लाइनें हैं उसी तरह ये भी एक लाइन ही है और ये भी उतनी दफ़ा चलेगी। अच्छा, अब इन सारी कॉस्ट को अगर हम जमा कर लें तो ये टोटल रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम निकल आएगा ना इसमें, यानी C1 इंटू n प्लस C1 जो एक्चुअल कॉस्ट है इंटू n टाइम्स चूंकि चलेगी, प्लस C2 इंटू n-1 प्लस करते 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 तो ये कुछ बन जाएगा ऐसे कुछ, ठीक है। जमा ये लाइन A वाला कॉस्ट है, ये B वाली है और ये C वाली है। अब ये इस कॉस्ट पे और ये 8 जो है ना ये आपकी वो फाइनल ये वाली लाइन है C8 इंटू n-1, तो ये आपकी ये कॉस्ट हुई, ठीक है। अच्छा, अब ये एक सीरीज बन गई, समेशन बन गई कि ये जनाब टोटल रनिंग टाइम इसका क्या है C1 इंटू n, ठीक है ना जी, C2 इंटू n-1, ठीक है ना जी, और C4 इंटू n-1, ठीक है, और फिर उसके बाद A B C ये जो टाइम है। अच्छा, A B C क्या है, वेयर A इज इक्वल टू J, तो A जो है ना ये A बेसिकली क्या है, TJ हमने क्या कहा है, दिस इज बेसिकली TJ एक्चुअली। तो TJ क्या है, TJ मीन्स वो कह रहा है कि TJ मीन्स के हमने अभी थोड़ा TJ को क्या डिफाइन किया था, नंबर ऑफ वाइल लूप टेस्ट। तो ये मुझे अब कैसे पता चलेगा कि ये टेस्ट कितनी दफ़ा परफॉर्म होगा, क्योंकि ये बात तो डाटा पे डिपेंडेंट है। डाटा जब मैं एनालिसिस कर रहा होता हूँ तो मैं कोई ख़ास डाटा सेट तो ज़हन में रख के एनालिसिस नहीं करूँगा। तो अब मुझे यहाँ पे एक मसला है कि ये तो मुझे पता है कि इनर वाइल लूप टेस्ट जो TJ है वो समेशन मैं 2 से n तक क्यों चला रहा हूँ, क्योंकि वो J की लूप तो ऊपर है ना, इसकी बैठी हुई है ना इस लूप के बाहर। तो इसका टाइम अगर TJ है, जो कि मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, क्योंकि डाटा पे डिपेंडेंट है कि ये वाइल लूप ये टेस्ट कंडीशन फॉल्स होगी कि ट्रू होगी, कितनी दफ़ा चलेगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसको मैंने नाम दे दिया है कि इस वाइल लूप टेस्ट का नंबर ऑफ एक्सिक्यूशन इसकी TJ है। लेकिन इसके ऊपर मुझे एक समेशन लगानी पड़ेगी J इज इक्वल टू 2 to n की, क्योंकि ये वाइल लूप टेस्ट भी एक फॉर लूप में छुपा हुआ है, उसके अंदर है। लिहाजा ये उसने सिर्फ वही बात एक्सप्लेन की है कि TJ 2 से n तक, और B और C मैंने अभी थोड़ी देर बाद कहा कि ये आपकी उसकी चूंकि बॉडी की बात हो रही है, ये वाली लाइन है ये और ये, तो ये जो लाइनें हैं ये एक स्टेप कम चलेंगी ना इस वाइल लूप से। तो जब कम चलेंगी तो देखें इसने TJ जो उसका एक्चुअल टाइम है उससे -1 किया है, इधर भी और इधर भी। बात समझ आई है कुछ आपको?
इससे आपको कुछ अंदाज़ा हुआ है अब कि हम इसका रनिंग टाइम अब कैसे निकालेंगे, यानी मैंने उसकी एक जेनेरिक फॉर्म निकाल ली हुई है और एग्जैक्ट रनिंग टाइम की तरफ अब हम जो है ना पेशकदमी करवाएं, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके पास इसकी अब जेनेरिक टोटल रनिंग टाइम निकल आया, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस C5 क्योंकि उसमें जो वेरिएबल आपने यूज़ किया था C5 इंटू दिस, तो इंटू का क्या मतलब है, वो ए आपने निकाल लिया हुआ है, वो क्या है, वो ये है। तो आपका C5 इंटू दिस प्लस C6 TJ-1, वो एक दफ़ा कम चलेगी बॉडी और ये एक दफ़ा कम चलेगी। ये आपकी हो गई जेनेरिक फॉर्म टोटल रनिंग टाइम की, जो इंसर्शन सॉर्ट का है उसका एक जेनेरिक टर्म आपने निकाल दी। लेकिन स्टिल इससे कोई हमें अभी तक अंदाज़ा नहीं हो रहा कि रनिंग टाइम n स्क्वायर में जा रहा है कि नहीं, यानी उसकी ग्रोथ रेट n क्यूब में जाएगी, n स्क्वायर में n लॉग ऑफ n में जाएगी मर्ज सॉर्ट की तरह, या क्या है, ठीक है। एक n तो नज़र आ रहा है कि ग्रोथ लीनियर तो है ही है, लेकिन आया लीनियर से ज़्यादा तो नहीं है। तो ये चीज़ें अब हमने इस एल्गोरिथम का वर्स्ट केस और बेस्ट केस दोनों जेन में रख के अभी हमने सोच के इसका जो है ना एनालिसिस करना। तो अब आइए उस एनालिसिस के ऊपर, अब इसको पढ़िए कि द बेस्ट केस अकर्स, जो अभी मैंने डिस्कस किया था लेक्चर के शुरू में, कि अगर एरे ऑलरेडी सॉर्टेड हो। तो आप मुझे बताइए, ये जो अभी आपने यहाँ इतनी डिस्कशन की है कि अगर एरे ऑलरेडी सॉर्टेड हो, जैसे ये है, तो ये TJ क्या होगा, 1 1 1 1 1 1, हर J की हर वैल्यू के लिए ये वन टाइम ये वाइल लूप चलेगा ना, जिस तरह ये बाकिया लाइनें चलेंगी इस तरह ये भी चलेगा, बस एक दफ़ा चलेगा, फॉल्स हो जाएगा और बाहर आके इधर इस लाइन को एक दफ़ा चलाएगा। तो ये भी एक दफ़ा चली, ये भी चली एक दफ़ा, ये और ये 4 लाइनें बस चली, तो ये एक ही दफ़ा चलेगा। 4 के लिए भी ये एक ही दफ़ा चलेगा। तो अब अगर आप गौर करें तो वो क्या है, अगली स्लाइड में यही रहा है कि बेस्ट केस में, कि उस केस में तो TJ की वैल्यू 1 होगी फॉर ऑल J फ्रॉम 2 to n, जो मैंने यहाँ बताई है, ठीक है ना जी। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ J TJ की वैल्यू तो 1 होगी सबकी, ठीक है। तो उसने कहा चलो वंस को गिन लो, कितने वंस हैं, तो उसने कहा ठीक है मैं गिन लेता हूँ। वो कहता है कि C1 इंटू n, तो वो अपनी जगह है, ये भी अपनी जगह है, और ये जनाब C4 जो है ये भी जो है ना आपका n-1 है, और C5 और C8 इसने लिख दिया, ठीक है। तो C5 क्या है जनाब, इसमें C5 भी बिल्कुल n-1 टाइम्स ही फिर चलेगा ना, C5 इंटू n-1, क्योंकि ये भी बाकिया लाइनों की तरह फिर एक आम लाइन बन जाएगी, क्योंकि जब ये वाइल लूप फॉल्स होगी तो एक दफ़ा ये चलेगी ना हर J की वैल्यू को 1 टाइम, और ये भी 1 टाइम, और टोटल अगर ये लूप n टाइम चल रही है तो ये वाली फिर सारी लाइनें अदर वाली n-1 टाइम्स चलेंगी, तो ये वाली लाइन भी n-1 टाइम, ये वाली भी। तो इसको वो भी, इसको इसी को वो दूसरे अंदाज में यही कह रहा है कि हर लाइन जब एक है, तो चूंकि ये n-1 टाइम चली है, ये भी n-1, तो ये लाइन भी n-1 टाइम्स चलेगी ना, C5 यानी वाइल लूप का जो टेस्ट है। और ये लाइनें नहीं चलेंगी फिर, क्योंकि ये लाइनें तो बॉडी में आप घुसे ही नहीं है, तो ये लाइनें कैसे चलेंगी। जब ये नहीं चलेंगी तो पीछे C8 रह जाएगा सिर्फ, तो यानी C1 C2 C4 C5 और C8 की टर्म्स ऐड होंगी। तो ये देखें उसने यही ऐड की हैं ये। अब इस ब्रैकेटों को आप खोल लें सबको, तो इससे कुछ आपके पास n की टर्म्स आएंगी और कुछ कांस्टेंट एक तरफ को रह जाएंगे, और इसका जेनेरिक फॉर्म इन तमाम कांस्टेंट्स को मैं जमा करके a कह दूं और इन तमाम को b कह दूं, तो ये जेनेरिक फॉर्म इसकी बनी कि टोटल रनिंग टाइम ऑफ दिस एल्गोरिथम इज an प्लस b विच इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज लीनियर ग्रोथ, लीनियर फंक्शन है। ये देखें, ये बिल्कुल ऐसे ही नहीं है कि f ऑफ x इज इक्वल टू mx प्लस c। तो m की जगह a है, x की जगह n है, t की जगह f है और b की जगह c है। और ये आप मुझे याद करें कि ये मैथ्स थोड़ा ज़्यादा रिकॉल करें, m क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है ना जी। तो इसको आप ड्रॉ कर लें, तो m इज़ द स्लोप ऑफ द लाइन, x जो है ना आपके जो स्ट्रेट लीनियर ग्रोथ है, c कांस्टेंट है। ये आपने मैथ्स में पढ़ा था। यानी कि टू कट इट शॉर्ट, ज़्यादा मैं आपको मैथ्स में नहीं उलझा था, टू कट इट शॉर्ट कि अब आपका जो बेस्ट केस है इस एल्गोरिथम का, अगर तो एरे सारी सॉर्टेड है तो उसकी ग्रोथ लीनियर इन नेचर निकली। ये देखें इसमें ग्रोथ मैक्सिमम an n पावर 1 यानी लीनियर इन नेचर है।
ठीक है, तो ये तो आपका बेस्ट केस हुआ। ठीक, अब आ जाए जी इसका वर्स्ट केस। अगर एरे सॉर्टेड रिवर्स ऑर्डर में हो, यानी कि डिसेंडिंग में गिवन हो और आपसे कहा जाए कि अब आप इसको असेंडिंग में सॉर्ट करो, तो अब वो कहता है कि हमारे पास ये जो तीन पोर्शंस थे C5, C6 और ये C7, ये पोर्शंस अभी दोबारा से इसको रिविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है ना इनके टाइम्स शामिल करने होंगे। क्योंकि वर्स्ट केस में तो आपने फिर इस एल्गोरिथम में बार बार इस वाइल लूप में घुसना होगा, ये ट्रू होती जाएगी, ये स्वैपिंग आपको यानी ये को असाइनमेंट होगी, ये होगी, फिर आएंगे फिर जाएंगे। यानी ये जो मैंने आपको बताया कि वर्स्ट केस में इसमें जे अगर 2 है तो 2 टाइम्स मैक्सिमम आपको इसमें घुसना होगा, जे 4 है तो 4 टाइम जनाब आपको वाइल लूप टेस्ट परफॉर्म करना होगा, और अंदर एक दफ़ा कम चलेंगे, वो तो क्लियर है। तो अब आपको ये टीजे ये वाला कॉलम जो दूसरा कॉलम है, ये वाली सीरीज जनरेट करनी पड़ेगी इसमें। और ये अगर मैं सारा जमा कर लूँ तो ये क्या बनता है, ये 2 + 3 + 4 प्लस अगर मैं दरमियाना कॉलम ऐड करूँ जो कि पहले नहीं था, पहले तो मुझे n टाइम्स बस इसको ऐड करके n वैल्यू निकल आई थी। अब मैं इसको 2 + 4 + 5 + till n, तो मुझे आप ये बताएं कि ये आपने क्या किया है। ये तो आपके पास एक सीरीज़ नहीं थी, अगर मैं इसके साथ 1 प्लस कर दूं तो ये n × n + 1 / 2 एक सीरीज़ के बराबर है अगर इस n को निकाल लें। और अगर इस n को इनइक्वालिटी की दूसरी साइड ले जाएं तो ये -1 हो जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो ये वाली इनर वाइल लूप का टाइम फिर ये निकला ना, जो कि उसने आगे दिखाया भी हुआ है। ठीक है, वो यही कह रहा है कि वर्स्ट केस में ये जो टाइम है आपका वो ये है, लेकिन आपने J1 से तो नहीं शुरू किया, J2 से शुरू किया है, तो आपने इसमें से एक को घटाया है -1 लिख के, बाकी द रेस्ट ऑफ द टाइम वही है n × n + 1 / 2। चूंकि J2 से शुरू है, ये वही बात है जो मैंने आपको इधर समझा दी है इस स्लाइड में कि 1 इसमें नहीं है, 2 से शुरू हो रहा है। तो 1 + 2 + 3 = n तक जाएं तो n × n + 1 / 2 के बराबर होता है। लेकिन अगर इस इक्वेशन से 1 को इस साइड पे लाएंगे तो माइनस हो जाएगा इस साइड पे। ठीक है, तो ये वही काम उसने किया हुआ है। उसने इसको सॉल्व करके कहता है कि एक्चुअल सीरीज़ तो ये है, लेकिन आपके केस में चूंकि J2 से शुरू हो रहा है तो अब उसकी सीरीज़ ये बनी। अब मुझे बताएं कि J2 के लिए ये TJ टाइम यानी कितना होगा, वो अभी ये सीरीज़ आ गई है मेरे पास, तो इस पूरी सीरीज़ की जगह जो फॉर्मूले में मैं इसको रिप्लेस कर दूं, यानी इस जगह पर उसको रिप्लेस कर दूं, तो मेरे पास इसका टाइम आ गया। ठीक है जी, और ये जो बाकी अंदर हैं ये एक कम चलेंगी, तो उसकी भी सीरीज़ उसने दी हुई है। उसने कहा है कि अगर आपको J2 से J से n तक चलाना है तो उसकी तो सीरीज़ ये है, लेकिन अगर आपने हर लाइन को एक -1 करना है, यानी हर लाइन बॉडी की बार बार J की हर इटरेशन के लिए वाइल लूप का टेस्ट परफॉर्म अगर अंदर होके आता है तो एक दफ़ा वो कम चलेगी, वो लाइन 2 से n तक अगर J है, तो उसकी सीरीज़ की जनरल फॉर्म है n × n - 1 / 2। तो अब अगर आप गौर करें जेनेरिक फॉर्म में उसने ये क्या किया है कि इस ऊपर वाली वाइल लूप जो है इसके लिए उसने ये चीज़ अटैच कर दी, ये उसकी जगह ये जो आपने वैल्यू निकाली थी वो ये लगा दी उसने सीरीज़। और ये सीरीज़ उसने वैसे नहीं निकाली, वो मैंने आपको ये बताया था अभी, ये उसने इसको जमा किया है इस कॉलम को, और J2 to n चलेगा तो उसने उसके ऊपर समेशन भी लगाया फिर। तो इस सारी के ऊपर उसने फिर क्या किया है, जो है ना समेशन लगा के उसने ये टाइम निकाला है उसने आपके लिए। यानी एक दफ़ा ये इतनी दफ़ा चलेगी, तो n दफ़ा उतनी ज़्यादा दफ़ा चलेगा, यानी J2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5 वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब ऐसे अगर आप इसको देखेंगे तो अब इसकी जगह उसने जनाब जो वैल्यू है वो रिप्लेस की देनी है ये, और जो बॉडी है उसकी जगह आपने लगा देना है ये सीरीज़। तो फाइनली आपके पास जो जेनेरिक फॉर्म है उसकी सीरीज़ जो है वो कुछ ये बनेगी, यानी ये वो A की जगह ये, और जो बॉडी में 2 लाइनें B C हैं उसकी जगह आपने ये लगा दिया। अच्छा, इसमें आप कह सकते हैं कि सर ये n - 1 नहीं समझ आया, तो ये सीरीज़ है। ठीक है, ये भी वेल प्रूवन सीरीज़ है। n अगर आप J2 से n करें और J-1 पे ये समेशन चलाएंगे तो n × n - 1 / 2 होगा, और अगर आप जो है J2 से J तक चलाएंगे और J तक चलाएंगे, यानी J-1 यहाँ नहीं है इस जगह देखें, तो अगर नहीं है तो फिर ये बिल्कुल n × n + 1 / 2 - 1 के बराबर होगा।
लेकिन वहाँ पे आपने एक दफ़ा लाइन कम चलानी है बॉडी की। ऊपर तो समेशन उतनी ही है, 2 to n ही है, लेकिन उस वाइल लूप की बॉडी एक दफ़ा बार बार कम चलेगी, लिहाजा सीरीज ये हो गई। बाय द वे अगर आप ये कहिए प्लस भी हो जाए, ये माइनस के बजाय ये प्लस भी लग जाए, तो इससे निकलेगा क्वाड्रेटिक सीरीज ही, क्वाड्रेटिक टर्म निकलेंगे, यानी पावर 2 का मैक्सिमम पॉलिनोमियल इसमें से निकलेगा। तो चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, वटेवर हो, इधर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम तो चूंकि फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस एग्जैक्ट ही लिखेंगे, लिहाजा जब आप एग्जैक्ट लिखेंगे तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे माइनस लिखना होगा, या माइनस और यहाँ प्लस विद -1, क्योंकि वो एक जे जो है वो 1 से शुरू नहीं हो रहा, दैट्स वाई ये जो है -1 है। अब जब इस सीरीज़ को आप ऐड करेंगे तो ज़ाहिर बात है इसमें कुछ n स्क्वेयर की टर्म्स निकलेंगी, कुछ n की टर्म्स निकलेंगी और कुछ सेपरेट कॉन्स्टेंट्स भी निकलेंगे। तो उस सूरत में आप देखिए द वर्स्ट केस रनिंग टाइम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज an² + bn + c विच इज़ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो अब आप मुझे बताइए कि एक सूरत में आपने रनिंग टाइम क्या निकाला, एक सूरत में आपने मुझे t ऑफ n जो है ना निकाल के दिया है बेस्ट केस में जो है ना इंसर्शन सॉर्ट का an + b बेस्ट केस में, और दूसरी सूरत में tn आपने मुझे निकाल के दिया है an² + bn + c इन वर्स्ट केस। तो आप मुझे बताइए कि अब अगर आपसे सवाल पूछा जा रहा है, जो इस स्लाइड में भी पूछा जा रहा है, कि इन दोनों को यकजा देख के आप मुझे क्या बताएंगे, व्हाट इज द रनिंग टाइम ऑफ इंसर्शन सॉर्ट। अब तो दो डिफरेंट फंक्शन निकल आया। ये फर्स्ट टाइम आपको मैंने एक एल्गोरिथम कराया है कि जिससे अब आपके दो डिफरेंट f ऑफ n निकल रहे हैं या t ऑफ n निकल रहे हैं, टोटल रनिंग टाइम ऑन n, ठीक है। तो अभी इस तरह के एल्गोरिथम्स का जवाब अब आपको वो भी कुछ समझ आना शुरू हो जाएगा आस्ता आस्ता। जो मैं आपको थीटा नोटेशन, बिग ओ नोटेशन, ओमेगा नोटेशन जब मैंने पढ़ाई थी तो मैंने आपको वहाँ एक बात की थी कि बाज़ औक़ात बाज़ एल्गोरिथम्स का रनिंग टाइम थीटा नोटेशन में देना मुमकिन नहीं होगा। गो के थीटा नोटेशन में जवाब देना किसी एल्गोरिथम का, इट्स वेरी गुड बिकॉज यू आर गिविंग मी मोर इंफॉर्मेशन rather than if you give it in big O notation or omega notation. So theta notation is a stronger bound, ठीक है, it is a stronger asymptotic notation in comparison with big O and omega notation. लेकिन अब यहाँ पे अगर गौर से देखें तो वो कहता है we say that insertion sorts running time is order of n square, या वो प्रॉपरली कहता है we should say it is in order n square. n का मतलब है कि n square से ऊपर इसकी ग्रोथ नहीं जाएगी, n स्क्वेयर के अंदर अंदर इसकी ग्रोथ रहेगी, ठीक है जी। अच्छा, अब अंदर अंदर रहेगी तो इसका मतलब क्या है, यानी ये अभी एक क्वेश्चन है हमारा कि अगर इसकी ग्रोथ इसके अंदर रहेगी तो फिर क्या होगी। तो पहले मैं ये 3 सवालात आपसे पूछता हूँ और इनके जवाबात आप दें सोच के, तो फिर आपको ये मेरी बात थोड़ी सी समझ आ जाएगी। पहला सवाल वो पूछता है कि इज इंसर्शन सॉर्ट इज बिग ऑफ n, आया इंसर्शन सॉर्ट बिग ऑफ n है, तो थोड़ा सा मुझे जवाब दीजिए सोच के कि आया इसका जवाब मैं यस लिखूं कि नो लिखूं। देखें, बिग ओ का मतलब होता है कि यू आर सेइंग वर्स्ट केस, यू आर सेइंग दैट द टाइट अपर बाउंड ऑफ दिस एल्गोरिथम हैज द ग्रोथ n, या यू वांट टू से कि इंसर्शन सॉर्ट का टाइट अपर बाउंड जो है वो लीनियर इन नेचर है, उसका फंक्शन ग्रोथ रेट उसकी लीनियर है, तो जो कि गलत है। हमने तो देखा है कि वर्स्ट केस में भी वो कितना टाइम लेता है, an² + bn + c, यानी उसकी क्वाड्रेटिक ग्रोथ है। तो यानी कि आपको कहना चाहिए था, अगर आप कहते कि ठीक है तो फिर आपको कहना चाहिए था बिग O ऑफ n²। तो इसका मतलब है कि पहला जवाब तो हुआ नो। अच्छा, अब दूसरे को मैं छोड़ रहा हूँ, इस पे एंड में आता हूँ। दूसरे का जवाब, तीसरे का दें, इज इंसर्शन सॉर्ट ओमेगा n, ठीक है जी। तो इसका जवाब भी आप ज़रा सा सोचें। देखिए, ओमेगा का मतलब है कि यू वांट टू से कि इसका जो रनिंग टाइम है वो क्या है, इसकी जो
टाइट लोअर बाउंड है उसकी ग्रोथ लीनियर है। टाइट लोअर बाउंड की ग्रोथ क्या है? लीनियर इन नेचर है। तो ये बात सही है, बिल्कुल सही है। बेस्ट केस में अभी हमने देखा है कि इंसर्शन शॉर्ट कम से कम उसका टाइम कितना निकला था, यानी ग्रोथ रेट उसकी n+v थी ना। तो इसका मतलब कहने का क्या है कि हम कह सकते हैं कि इंसर्शन शॉर्ट इज ओमेगा n, द रनिंग टाइम ऑफ इंसर्शन शॉर्ट इज ओमेगा n। तो ये यस। अच्छा, अब सवाल ये है कि द रनिंग टाइम RT, रनिंग टाइम ऑफ इंसर्शन शॉर्ट इज ओमेगा n, ये भी आपने कहा ठीक है। और आपने कहा रनिंग टाइम ऑफ इंसर्शन शॉर्ट इज बिग O ऑफ n स्क्वेयर, आपने कहा ये भी ठीक है। ठीक है कि नहीं? दोनों आपने कहा ठीक है, और ठीक है भी, क्योंकि दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से यानी आप मुझे जवाब दे रहे हैं। पहला जवाब देने वाला बंदा ये कह रहा है कि कम से कम टाइम की ग्रोथ रेट लीनियर है, मैं कहता हूँ ठीक कह रहे हो। दूसरा बंदा ये कह रहा है कि इंसर्शन शॉर्ट जो कुछ भी हो जाए, चाहे डाटा जितना भी आप किस्म का भी दे दें, वर्स किस्म का दे दें, अगर इससे वर्स क्या सिचुएशन होगी कि इंसर्शन में शॉर्ट करना है और डिसेंडिंग में डेटा दे रहे हो, इससे तो वर्स नहीं कोई सिचुएशन बनेगी। तो कहते हैं उस सूरत में भी इसकी ग्रोथ मैक्सिमम टाइट अपर बाउंड उसकी जो ग्रोथ होगी वो क्वाड्रेटिक इन नेचर से ज़्यादा नहीं हो सकती, लिहाजा ऑर्डर n स्क्वायर कहना भी ठीक है। लेकिन अब जाहिर बात है ये तो दो जवाब हुए, तो इसका मतलब है कि जवाब दोनों ठीक हैं, लेकिन ये है कि बस एक एस्पेक्ट बता, और थीटा में इसका जवाब देना मुमकिन नहीं है। वो जवाब आप खुद भी सोच सकते हैं, क्योंकि थीटा के लिए आपको पता है कि सैंडविच करना होता है t ऑफ n को या f ऑफ n को बिटवीन c1g ऑफ n और c2g ऑफ n के, और उस सूरत में ये g ऑफ n आपका दोनों साइड पे सेम फंक्शन होना चाहिए। तो जाहिर बात है अगर आपको n फिक्स करेंगे तो भी प्रॉब्लम आएगा, और अगर n स्क्वेयर जब फिक्स करेंगे तो tn की वो जो दूसरी फॉर्म आप यूज़ करेंगे बेस्ट केस वाली, तो भी प्रॉब्लम बनेगा, प्रूव नहीं हो सकेगा, पर मैथमेटिकली आप कॉन्स्टेंट्स नहीं निकाल सकेंगे पॉजिटिव। लिहाजा इसलिए इसका जवाब, इस एल्गोरिथम का जवाब थीटा में देना मुमकिन ही नहीं है इंसर्शन शॉर्ट का। क्लियर हो गया? अब ये सारी डिबेट ख़त्म करके दरमियाना सवाल क्या है कि इज़ इंसर्शन शॉर्ट इन ऑर्डर ऑफ n क्यूब। तो देखें इसके दो किस्म के जवाब मुमकिन है। एक जवाब तो आप कह सकते हैं, यानी इसका जवाब वैसे अगर देखें ना तो इसका जवाब यस और नो दोनों बनता है, लेकिन मैं बताता हूँ किस सेंस में। देखिए अभी आपने थोड़ी देर पहले ये पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको लूज अपर बाउंड और लूज लोअर बाउंड के लिए दो नोटेशंस पढ़वाई, जिसको एक को मैंने कहा था स्मॉल ओ नोटेशन, ठीक है, और स्मॉल ओमेगा नोटेशन। ये स्मॉल ओ किस लिए होता है? लूज अपर के लिए, और स्मॉल ओमेगा लूज लोअर के लिए। अगर आप इस नोटेशन को इस तरह से लेके देख के थ्योरेटिकली कहेंगे तो फिर तो इसका मतलब है कि इसका जवाब ये गलत है, ये नो है, क्योंकि आपको कहना चाहिए था स्मॉल ओ ऑफ n क्यूब, फिर क्योंकि टाइट अपर बाउंड तो उसका ऑर्डर ऑफ n स्क्वेयर है, तो n क्यूब होगा, फिर लूज अपर बाउंड उसके लिए, यानी ये ज़्यादा जाना आप और भी फंक्शन ऊपर जा रहे हैं, देखिए ग्रोथ रेट और बढ़ा रहे हैं, तो n स्क्वेयर के लिए ये लूज अपर बाउंड है, क्योंकि n स्क्वेयर से बार के n क्यूब का प्लॉट तेज ट्रेवल करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम या विद द इंक्रीज ऑफ n, एक्स एक्सिस पे अगर आपने n रखा है, ठीक है, तो फिर तो नो बनता है। लेकिन अब अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिशियन की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, यानी मैथमेटिशियन क्या कहता है, बिग ओ की डेफिनेशन को ज़रा याद करें। बिग ओ की डेफिनेशन क्या कहता है कि एफ ऑफ एन शुड बी लेस देन और इक्वल टू सी जी ऑफ एन, और जी ऑफ एन आपका एन क्यूब है। एफ ऑफ एन यानी वर्स्ट केस में आपका ए एन स्क्वेयर प्लस बी एन प्लस सी है ना, विच इज़ लेस देन और इक्वल टू सी एन क्यूब। अगर मैं कहता हूँ जी ऑफ एन, तो भाई साहब ये चीज़ मैथमेटिकली तो साबित हो जाएगी। मैथमेटिकली तो ये एन स्क्वेयर की टर्म्स हमेशा लेस और इक्वल सी एन क्यूब से आएंगी फॉर पॉजिटिव एन या एन नॉट जो आप निकालते थे, एंड फॉर पॉजिटिव सी, इसके लिए तो ये हमेशा साबित हो जाएगी। तो मैथमेटिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंसर्शन सॉर्ट इज ऑर्डर एन क्यूब कहने का मतलब होगा यस,
इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये यस है, लेकिन कंसेप्चुअली या थ्योरेटिकली जो आपका कंप्यूटर साइंस का नॉलेज है उसको ज़हन में रखते हुए आप बात करेंगे तो फिर आप कहेंगे कि नो, क्योंकि आपको प्रॉपर नोटेशन, स्मॉल ओ नोटेशन यूज़ करनी चाहिए थी इसके लिए। लेकिन ये याद रखें कि हमारे लिटरेचर में या किताबों में बिग ऑफ एन क्यूब या इस तरह की बात वो लिखता है अक्सर, तो इसलिए आपने वहाँ पे ये मुसीबत नहीं पाल लेनी जहन में कि यार इसने ये बिग ऑफ एन क्यूब क्यों लिखा है, इसको तो स्मॉल ऑफ एन क्यूब लिखना चाहिए था। क्योंकि वो इस सेंस में लिख रहे होते हैं कि मैथमेटिकली ये जो नीचे मैंने बात लिखी है ये प्रूव हो जाएगी, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एन और पॉजिटिव कांस्टेंट सी के लिए ये इनइक्वालिटी दिस विल होल्ड्स ट्रू जब आप फिक्स कर लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये इसके जवाब दो पर्सपेक्टिव से दिए जा सकते हैं, यस और नो दोनों। लेकिन हम इसको इस कोर्स में क्या करेंगे, कोर्स में आप मुझे इसका जवाब यस दें बेशक, क्योंकि यस में मैं सेफ हो जाता हूँ इस सेंस में कि मैथमेटिशियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पॉजिटिव कांस्टेंट और नॉट और वो निकाल के दे सकता हूँ। तो इसलिए ये झगड़ा हमने ज़्यादा इस तरह से नहीं लड़ना, लेकिन हमारी कोशिश यही होगी कि हम हमेशा टाइट अपर बाउंड और टाइट लोअर बाउंड ही निकालें। तो जब टाइट अपर और टाइट लोअर बाउंड हमेशा किसी एल्गोरिथम का हम निकालेंगे तो फिर ये डिबेट हमारी वेग हो जाएगी, यानी ये फिर हम कभी करेंगे नहीं, क्योंकि हम तो लूज अपर बाउंड लूज लोअर में जाएंगे नहीं, तो लिहाजा ये वाली डिस्कशन हमारे कभी हमारे ज़ेर बहस आएगी भी नहीं। ठीक है जी, ओके जी। तो बहरहाल इस इंसर्शन शॉर्ट में एक टेक्निकल कुछ बातें आगे आ रही हैं और वो जानबूझ के मैं अगली स्लाइड नहीं छेड़ रहा, जो कि अभी आपका दिमाग थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ कि इस लेक्चर को आप कंज्यूम करें, और जब इसको कंज्यूम कर लेंगे तो कुछ बातें जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं अगली स्लाइड में कहूँगा वो आपकी ये एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट को दोबारा झंझोड़ेंगी और आप फिर हैरान होंगे कि सर ये क्या कर रहे हैं आप, ये अभी तक हमने एक कॉन्सेप्ट बिल्ड किया था, आपने उस कॉन्सेप्ट को फिर गिरा के एक नया बात कर रहे हैं, नई बात वहाँ हमने दे रहे हैं। तो घबराना नहीं है, ये इसी तरह ही हमने इस कोर्स को समझना है। पहले बेसिक्स, फिर वो बेसिक्स को रिमूव करेंगे, नई बेसिक्स, फिर उसको रिमूव, फिर इवेंचुअली एक बात तक पहुँचेंगे। तो वो इस तरह से अगर इस स्टेप से नहीं आएंगे ना, तो फिर अगर डायरेक्ट मैं आखिरी हतमी बात करूँगा तो आपकी उसकी पीछे जो ना फिलॉसफी नहीं समझ आएगी कि ये कैसे हम यहाँ तक पहुँचें। तो असल चीज़ ये है कि मुझे आपको उस प्रोसेस से इस कोर्स में गुजारना है ताकि उससे गुजरें और फिर उस बात तक पहुँचें। पर एनी हाउ ये बातें अभी आपको मेरी जो है ना कुछ ज़्यादा समझ भी नहीं आ रही होंगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे जिसमें थोड़ा सा इंसर्शन शॉर्ट को फाइनल टचेस देने के लिए दोबारा रिविजिट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।